कौन है, क्या हुआ? बस 2 मिनट में शुरू करते हैं। चलो शुरू करते हैं भाई। चले कहाँ तक बताया? चल रेंज लो की बातें चल रही थी हमारे। चले उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ध्यान दें कितने डायग्राम बोल चुके हैं? 4। कोई बात नहीं, 4 बोल चुका हूँ ना। चलिए 5 बोल चुका हूँ। ओके ध्यान दीजिए, थोड़ा सा वापस से कनेक्ट चीजों को। मैंने आपको कल इस तरह से पढ़ाया था कि जब भी आप मैथमेटिकली न्यूमेरिकल करते हैं तो न्यूमेरिकल करके आप लोग करंट या वोल्टेज के आंसर को ले आते हैं। अगर आपको आंसर में जो प्लस या माइनस आ रहा था वो आपको एग्जैक्ट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट नहीं बताता है। प्लस और माइनस केवल बात को सिंबॉलिक करने का एक तरीका मात्र है। उससे ना तो आपको क्लॉकवाइज पता लगेगा, ना लोगों को एंटी क्लॉकवाइज पता, ऐसा मैं आपसे कह रहा था। फिर मैंने बोला था अगर आपको एग्जैक्टली डायरेक्शन जाननी है तो आपको पर्सनली लेंस से बात करना पड़ेगा, ना 1 to 1 बात करना पड़ेगा। और लेंस ने हमें बताया था जो भी हो रहा है उसका विरोध करना है। कुछ बढ़ रहा है तो कम करो, कुछ कम हो रहा है तो बढ़ाओ, और दूर जा रहा है तो पकड़ो, कोई पास आ रहा है तो उसको रिपेल करो। इस तरह का बिहेवियर हमारा चल रहा था। और इन बातों को यूज करके हमें क्या करना था, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालने की प्रैक्टिस करनी थी। कुछ 4-5 सिचुएशन में आपको कर चुका हूँ, मामला खत्म नहीं हुआ है। अभी करीब आधे घंटे तक मैं लगातार इंड्यूस करंट के बारे में ही बोलता रहूंगा, लेंस के बारे में बोलता रहूंगा। कल मैंने जो 2 फोटो आपके पास बनाए थे उनको मैं वापस बना रहा हूँ, आप मत बनाना, मुझे कुछ बात करनी इसलिए वापस बना रहा हूँ। 4 नंबर फोटो शायद ये था अपने पास, जो कि नीट का क्वेश्चन था कि एक लूप था और बगल में यहाँ पे करंट चल रहा था, कांस्टेंट करंट। बोलो खेल की नो खेल? ये बना हुआ है आपके पास, ऑलरेडी बना हुआ। बोलो इसमें खेल हुआ था कि नहीं हुआ था? नहीं हुआ था। चलिए फिर उसके बाद मैंने पांचों बनाया था, लूप था और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे बोल के स्ट्रेट लाइन पे आ रहा था। 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा था और आई थिंक मैंने इसमें 2 बातें की थी। पी तक आने दौरान अलग काम था और पी से जाने दौरान अलग काम था। याद आया आप लोगों को? आई थिंक आने दौरान इंड्यूस करंट वाज एंटी क्लॉकवाइज एंड जाने दौरान इंड्यूस करंट वाज क्लॉकवाइज। ऐसा हम लोगों ने सीखा था। ये मूविंग इलेक्ट्रॉन कैसा बिहेव कर रहा था, करंट कैरिंग वायर या एलिमेंट? एलिमेंट का बिहेव कर रहा था और इसका सारा हिसाब मैं आपको बोल चुका हूँ। अब समझिए ना, ये जो एलिमेंट है कैसा बी बना रहा था, इनवर्ट बी बना रहा था। इनवर्ट बी बना रहा था, पी तक आने के दौरान क्या हो रहा है, सोर्स ऑफ फील्ड पास 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 और पास आ रहा है, तो बोलिए इनवर्ट फ्लक्स बढ़ता जाएगा। अपना फ्लक्स बाहर बनाओ एंटी क्लॉकवाइज। पी से दूर जाने दौरान क्या सोर्स ऑफ फील्ड दूर जा रहा है, तो हमारे लूप यहाँ पे फील्ड क्या होगा, कमजोर होता जाएगा। तो बोलिए फ्लक्स भी इनवर्ट फ्लक्स कम कम कम, तो अपनी लाइन भी कहाँ बना ले, अंदर अंदर, बोले तो क्लॉकवाइज। ये मैं बोल चुका हूँ लास्ट क्लास के अंदर। क्लियर है? कंफर्टेबल है? इसका देसी मैंने आपको बोला कोई रोड साइड वाला एग्जांपल सोच के देखिए। जब अपन रोड साइड पे खड़े हुए हैं और मान लीजिए हम बस का वेट करें, कोई बस जो है ना मेरी तरफ आ रही है, तो जब बस मेरी तरफ आ रही होगी उसकी हेडलाइट की वजह से मेरी जगह पर लाइट वही रहेगी, अब जाएगी, बढ़ती जाएगी ना। बस यानी लाइट का सोर्स और पास और पास और पास, मेरी लोकेशन पे लाइट क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और जब बस मेरे आगे से दूर जाएगी तो क्या होगा, लाइट जो है वो मेरी जगह पर कम होती जाएगी, क्योंकि सोर्स ऑफ लाइट क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। ये हो चुका। चलिए ये था 5 बात ना। आओ ये बात, मुझे आपसे 11-12 बातें करनी है। 6 बात 30। यह है बच्चे इलेक्ट्रॉन बीम, और लिख दीजिए वेलोसिटी कांस्टेंट। 6 बात प्लीज। वापस एक लूप बताइए, बगल में एक इलेक्ट्रॉन बीम बताओ, बताइए। इलेक्ट्रॉन बीम के भी 3 विचार हो सकते हैं। हो सकता है कि ये वेलोसिटी कांस्टेंट से चले, हो सकता है कि ये एक्सीलरेट होके चले, हो सकता है कि ये रिटार्ड होके चले। फिलहाल जैसा कि देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन बीम, पहले तो डिफरेंस समझिए। यहाँ पर कोई करंट कैरिंग वायर नहीं है, ना तो वायर है ना करंट है, बल्कि एक इलेक्ट्रॉन का बीम, इलेक्ट्रॉन का एक चेन जो है वो एक स्ट्रेट रास्ते पे चल रहा है। आई थिंक वहाँ एक इलेक्ट्रॉन चल रहा था और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन का चेन चल रहा है। दैट वाज इक्वल टू करंट कैरिंग एलिमेंट इज इक्वल टू करंट कैरिंग वायर। क्या फर्क समझ में आता है? दैट वाज करंट कैरिंग एलिमेंट, दिस इज करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर
एंड यू आर सेइंग वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इसका मतलब क्या कांस्टेंट करंट। अगर ये एक्सेलरेटेड होता तो क्या होता, करंट बढ़ते हुए होता, और ये तो क्या होता, करंट कम होते हुए होता। फिलहाल आपने क्या बोला है, वेलोसिटी कांस्टेंट, तो लिख लो ना, इट इज इक्विवेलेंट टू, इट इज इक्विवेलेंट टू करंट कैरिंग वायर, current carrying wire with constant current, with constant current. So हाँ जी, सो बोल के बात कर सकते हैं। यस, आप जानते हैं फ्लक्स बनता होगा क्रॉस, और क्या कांस्टेंट रहेगा। ऑब्वियसली आपने मान ही लिया करंट कांस्टेंट, ऑब्वियसली कांस्टेंट रहेगा। बोलिए खेल की नो खेल, ऑब्वियसली खेल नहीं हो पाएगा। 6 नंबर, 7 नंबर, इसका देसी विजुलाइज कराता हूं आप लोगों को। ओके, क्या लगता है इस वाले केस में, आई थिंक दो केस है ना, कि इलेक्ट्रॉन आ रहा है और इलेक्ट्रॉन जा रहा है। इस केस में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जा रहा है, कि दोनों हो रहा है, दोनों हो रहा है। ये डिफरेंस है, बहुत अच्छा बोला आपने, दोनों हो रहा है। मैं विजुअलाइज करा सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारे देसी आइडियाज है, सुने। देखो ना, ये एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी, इलेक्ट्रॉन का लंबा चेन है ना, इलेक्ट्रॉन का लंबा चेन है। वापस से करते हैं मेरा वाला एग्जांपल। मान लीजिए मैं साइड खड़ा हूँ, एक बस जो है मेरी तरफ आ रही है, तो आई थिंक बस के मामले में तो या तो ये होगा कि बस या तो मेरी तरफ आ रही है या बस मेरी तरफ से जा रही है, तो ये होगा। इमेजिन करो हम जो है रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और एक लंबी सी ट्रेन हमारे सामने से जा रही है। अब एक बस की बात नहीं, किसकी बात है, लंबा सा ट्रेन हमारे सामने जा रहा है। ट्रेन में कितने डब्बे होते हैं, ज्यादा डब्बे होते हैं ना, 25-50 जो भी डब्बे होते हैं। मुझे बताइए, वाकई में अगर ट्रेन हमारे सामने से गुजर रही है, मान लीजिए मेरे सामने से कोई ट्रेन गुजर रही है, कोई मुझे पूछेगा कि बता अभी डिब्बे तेरी तरफ आ रहे हैं कि तेरे से दूर जा रहे हैं, कि दोनों हो रहा है। दैट्स इट। आई थिंक इस केस में या तो डब्बा आपकी तरफ आ ही रहा था या सिर्फ जा ही रहा था, दोनों चीज नहीं हो रही थी। इस केस में क्या हो रहा है, एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम कुछ डब्बे मेरी तरफ भी आ रहे हैं, और क्या डब्बे मेरे से दूर भी जा रहे हैं, वो डब्बे मेरी तरफ आ रहे हैं, जा रहे हैं, कि दोनों हो रहा है, दोनों हो रहा है। और शायद आप समझ गए होंगे, अगर इस इंस्टेंट पर डब्बे आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं, तो बोले दोनों की वजह से क्या नेट करंट जीरो हो जाएगा, दोनों की वजह से नेट करंट जीरो हो जाएगा। तो यूं समझ आप सीधे सीधे बात कर लो, दिस इज करंट कैरिंग वायर हैविंग कांस्टेंट करंट, ऑब्वियसली चेंज नहीं होगा तो खेल भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, वापस से आइए। तो ये आपका लूप हो एकदम बढ़िया, इलेक्ट्रॉन बीम, और इस बार मैं इसको ले रहा हूँ एक्सेलरेटेड। कोई किताब में रिटार्डेड हो सकता है, कोई में एक्सेलरेटेड हो सकता है, वगैरह एक्सेलरेटेड। अब तो आप समझ में आने होगा आप लोगों को। ऑब्वियसली इट इज वर्किंग लाइक करंट कैरिंग एलिमेंट या करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर विद कांस्टेंट करंट, की बढ़ता हुआ करंट। लिख लो ना एक लाइन, इक्विवेलेंट टू करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर विद इंक्रीजिंग करंट, विद इंक्रीजिंग करंट, इंक्रीज मतलब बढ़ता हुआ करंट, इंक्रीजिंग करंट। सो बोल के आ जाओ, फ्लक्स क्रॉस है, बढ़ेगा। फ्लक्स इंड्यूस आप कैसा बनाने वाले हैं, डॉट आई इंड्यूस दैट विल बी एंटी क्लॉक। कोई दिमाग में क्रॉस क्वेश्चन हो तो पूछे। आप देखिए ये चारों फोटो जो अभी आप सामने हैं, चारों फोटो आपके सामने है ना, कल वाले दोनों फोटो मैंने वापस बनाए आपके सामने, जानबूझ के बना है। आप सोच के देखो ना, चारों फोटो अगर हम देखें तो ऐसा लगता है ना काफी सिमिलर से दिख रहा है ना, फोटो काफी सिमिलर से दिख रहे हैं, लेकिन सब सेम है कि सब अलग है, सब अलग है। फिर इनका डिफरेंस नोटिस करिए। यस, इस फोटो में मेरे पास रियल में करंट कैरिंग वायर था, जिसमें वास्तव में करंट चल रही है, वास्तव में तार भी है और वास्तव में करंट चल रही है, ये हो गया। यहाँ पर इन तीनों फोटो के अंदर कोई तार भी नहीं था और कोई करंट भी नहीं था, न तो तार था न करंट था, बल्कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन सीधे पे चल रहा था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीम वेलोसिटी कांस्टेंट से चल रहा था, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीम एक्सीलरेट होकर चल रहा था। तो जब एक इलेक्ट्रॉन था तो वो क्या था, करंट कैरिंग एलिमेंट जैसा था, और पूरा बीम था तो वो क्या था, करंट कैरिंग वायर जैसा था। इस तरह हम सोच करके आंसर करते रहे, और ये डिफरेंस आपको नोटिस होना चाहिए। अपने मॉड्यूल में क्वेश्चन है, आप लोग मत करना। अपने मॉड्यूल में एक क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन है, उसमें बच्चे वो सवाल लेके मेरे पास आते हैं, सर इसमें उल्टा आंसर आ रहा है, जो हमारे हिसाब से है ना, इन्होंने इसका उल्टा दिया हुआ है। उसका कारण ये है कि उसमें जो है ना, ई की जगह जो है ना, यहाँ पर ई जो लिखा ना एकदम चिन्ना सा लिखा हुआ है, और ई चिन्ना सा लिखा हुआ है, उसके ऊपर जो है ना भी लिखा हुआ है, लेकिन वो दिखता नहीं अगर अपन डायरेक्ट देखें, क्योंकि ई पढ़ते बच्चों को क्या लगेगा, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है।
अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे डायग्राम को तो उसमें पता है क्या हो रहा है, ई के ऊपर चिन्ह सा प्लस भी लिखा हुआ है, इसका मतलब किसकी बात हो रही है, ई माइनस या ई प्लस। तो आपको समझ लेना, फिर अकॉर्डिंगली आंसर दे देना। जो भी सवाल एक्चुअली वहां पे ई लिखा हुआ है छोटा सा, और जो माइनस या प्लस ऊपर लिखा है ना वो इतना छोटा लिखा हुआ है कि वो आपको दिखेगा नहीं, उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा। सुन रहे हैं आप लोग? तो माइक्रोस्कोप लगाने के बाद आपको दिखेगा अरे यार तो ई प्लस लिखा हुआ है, तो अपने आप फिर आंसर आ जाएगा, क्योंकि वो दिखेगा नहीं तो बच्चा ई को देखते क्या समझता है ना, इलेक्ट्रॉन समझता है। इससे थोड़ा सा अलर्ट रहे। ये था 7 नंबर। नेक्स्ट 8 नंबर। 8 नंबर। 8 नंबर के अंदर में एक नहीं बल्कि 2 3 4 डायग्राम एक साथ बना रहा हूँ, कुछ बातें हो जाए। ठीक है, ये साधारण क्वेश्चन हो चुके हैं, थोड़ा सा डोज बढ़ाते हैं। जैसे मानिए बच्चों यहाँ पर बी है क्रोस नेचर का, और मान लीजिए एक थी छोटी और एक थी बड़ी। अगेन एक थी छोटी एक थी बड़ी। बड़ी दिख गई क्या? ओके, ये हो गई एक थी छोटी। ओके, ये रही एक थी बड़ी एक थी छोटी। एक्चुअली मैंने तीनों डायग्राम एक साथ ही ले लिए क्योंकि तीनों डायग्राम का आंसर सेम आने वाला है, इसलिए मैंने तीनों फोटो एक साथ बना दी। आओ, तीनों ही डायग्राम में छोटी बड़ी दीज आर सेपरेटेड, छोटी बड़ी सेपरेटेड या कनेक्टेड, कनेक्टेड, छोटी बड़ी कनेक्टेड। ठीक है, ओके, तीनों का आंसर एक ही आएगा, इसलिए मैंने तीनों फोटो एक साथ बना दी। और हाँ, यहाँ बी कैसा लगा रखा है मैंने, क्रॉस। यहाँ एकदम चकाचक बी क्रॉस लगा रखा है। अब आइए कुछ बातें हो जाए। अब मैं आपसे कहूंगा सवाल क्या पूछते हैं कि हम लोग जो बी है उसको बढ़ा रहे हैं, तो बताइए हर एक कॉइल में इंड्यूस करंट कैसा रहेगा, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह की चर्चाएं की जाती हैं सवालों के अंदर। आइए मिल बार पहले डिसाइड कर लें हम लोग, इफ बी बढ़ा रहे हैं। ओके, एक बार सबसे पहले इसके बारे में सोचते हैं ना, सिंपल बातें करते हैं। ओके, सबसे पहले आप देखिए इसके साथ कैसा फ्लक्स है यार, क्या इनवर्ट फ्लक्स है ना? अगर आप बी बढ़ा बोलिए दोनों के साथ इनवर्ट फ्लक्स बढ़ेगा, दोनों के अंदर ही अपना फ्लक्स कहाँ बनाना चाहिए, इनवर्ट या आउटवर्ड, आउटवर्ड। एंटी क्लॉकवाइज, और ये भी क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। कॉमन सेंस हम जानते हैं दोनों कॉइल में अपना अपना इंड्यूस करंट जो आएगा वो क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा। सहमत है इस बात से? चलो ये तो मैं लिखता हूँ, बी बढ़ाएंगे तो इन बोथ कॉइल्स, इन बोथ कॉइल्स, यस, फ्लक्स क्रॉस नेचर है बढ़ेगा। फाई इंड्यूस्ड कैसा हो जाएगा, डॉट आई इंड्यूस्ड कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। दोनों ही कोयल में इंड्यूस करंट कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो सामान्य बात है। अब जो काम की बात है वो क्या है मेरे लिए, उस पर आते हैं। तो क्या मैं कह दूं आई बड़ी दिस विल बी एंटी क्लॉकवाइज, एंड आई छोटी आई थिंक ये भी क्या रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज। मैंने अपने कॉमन सेंस से जान लिया कि हाँ दोनों में अपना अपना पर्सनल इंड्यूस करंट कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉक। मानते हैं आप इस बात को? यस। इधर आइए, ये दोनों को आपस में कनेक्टेड है कि सेपरेटेड है, सेपरेटेड। तो बस दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, दोनों अपना जो करंट है वो चलाते रहेंगे। बहुत अच्छी बात है। यस, ये दोनों तो कनेक्टेड हैं। हाँ हाँ कनेक्टेड है, फिर भी ये करंट का शेयरिंग लेना देना नहीं करेंगे। कुछ याद है आप लोगों को? करंट का जाने का रास्ता अलग होता है और आने का रास्ता। तो बताओ बताओ ये दोनों में करंट का लेना देना होगा कि नहीं होगा? इसीलिए जानबूझ के मैंने सवाल साथ में ले लिया है। देखो यार, ये दोनों तो आपस में कनेक्टेड है ही नहीं, तो इसमें तो हर आदमी को समझ में आता है ये लोग आपस में लेन देन करेंगे कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ये दोनों तो कनेक्टेड हैं और ये दोनों भी कनेक्टेड हैं, मगर ये ऐसे कनेक्टेड हैं ये लोग आपस में का शेयरिंग, करंट का मिक्सिंग, करंट का सुपरपोजिशन वगैरह करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। और नहीं करेंगे जैसा कि आपने कहा है, तो बताइए क्या हर डायग्राम छोटी और बड़ी अपना अपना पर्सनल करंट घुमाते रहेंगे? हर डायग्राम में छोटी और बड़ी अपना अपना पर्सनल करंट घुमाते रहेंगे? तो बोलिए हर एक डायग्राम में इंड्यूस करंट इन छोटी इज एंटी क्लॉकवाइज, इंड्यूस करंट इन बड़ी एंटी क्लॉकवाइज। ये आप समझते हैं, ठीक है, मैंने लिख भी दिया। ये तो हुआ, ये तो हुआ डायरेक्शन की चर्चा। अगर किसी ने मेरे से और आगे क्वेश्चन मार दिया यार वैल्यू किसमें ज्यादा आएगी, छोटी में कि बड़ी में, करंट किसमें कम ज्यादा होगी, सेम या अलग अलग? अलग अलग। ध्यान दीजिए, मुझे मैसेज देना है। बड़ी कॉइल में हमेशा इंड्यूस करंट ज्यादा रहेगी। क्यों रहेगी उसका कारण वो भी जान लेते हैं, जान लेते हैं कारण। करंट फाइनलाइज हो गया, डायरेक्शन फाइनलाइज हो गया। आओ प्रैक्टिस कर रहे हैं ना तो बात कर ही लेते हैं, आ जाओ। सुनो, वैल्यू की बात कर लेते हैं। देखो ना, इंड्यूस करंट क्या लिखते थे आप लोग, 1/r d∅/dt, ये लिखते हो बेटे। 1/r d/dt अपनी जगह बॉस, फाई की जगह क्या मैं बी ए और cos थीटा या cos जीरो, हाँ ये लिख दिया। देख रहे हैं मेरे केस में क्या वेरिएबल है, क्या बी वाले ना। हम लोग किसको चेंज कर रहे हैं, बी को चेंज करके इंडक्शन हो रहा है ना। तो ऐसा करो ना कि मैं इसको ऐसा लिखूं आपके लिए, a/r dB/dt। सिंपल, जो आप कह रहे हो वो कर रहा हूँ, ये लिख दिए। मुझे बताइए छोटी के लिए और बड़ी के लिए डी बाई डी टी अलग है कि सेम है?
यस, ऑब्वियसली दोनों एक ही जगह रखे हुए हैं, तो जो बी में चेंज का जो रेट है वो तो पूरी जगह में सेम है ना। ऑब्वियसली छोटी और बड़ी दोनों के लिए डीबी बाई डी क्या है, सेम है, लेकिन कॉमन सेंस, छोटी का एरिया ज्यादा है तो बोलिए क्या छोटी में करंट ज्यादा होगा? सॉरी सॉरी सॉरी, छोटी का एरिया कम है, सॉरी, पानी पीलूंगा। सुनो 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 बे, सुनो सुनो बे तुम्हारी से। तो क्या रहा कि बड़ी का एरिया ज्यादा, बड़ी का एरिया तो ज्यादा है ना, तो उसको भी सोचना है। बड़ी का एरिया ज्यादा है तो ऑब्वियसली बड़ी में करंट ज्यादा होगी, ऐसा मुझे कहना है। तो फाइनल करें, यस। जब भी दो कोयल आपके सामने आए कोई सवाल में, एक छोटी कोयल हो, आपके सेटिस्फेक्शन के लिए मैं इतना गणित बोल रहा हूँ, लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट की तरफ इसको डायरेक्ट बिना सोचे समझे आप यूज कर लेना। छोटी कोयल और बड़ी कोयल में किसमें करंट ज्यादा आएगी? बड़ी कोयल में करंट ज्यादा आएगी। जब भी मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ यहाँ पे कुछ लोगों के पेट में दर्द चालू होता है, आई थिंक पेट में दर्द चालू हो भी चुका होगा कि बड़ी कोयल का एरिया ज्यादा है सर, तो बड़ी कोयल का रेजिस्टेंस भी तो ज्यादा है। ऑफ कोर्स मैं बात एक्सेप्ट करता हूँ, बड़ी कोयल का एरिया भी ज्यादा है और बड़ी कोयल का रेजिस्टेंस भी डेफिनेटली ज्यादा है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ है। मगर इस ज्यादा और इस ज्यादा में डोमिनेटिंग ज्यादा होता है, और क्यों होता है मैं उसका हिसाब भी दे सकता हूँ, चाहिए तो सुन लो आप लोग, सुन लो वरना पेट में दर्द रह जाएगा तुम्हारे। सुन लो, पूरा मैथ ही बताता हूँ तुम्हें, ए बाय आर। मान लो कोई कोयल है, सर्कुलर कोयल, रेडियस मान लो इसकी आर है, ठीक है, मैं सीधा ए बाय आर के रेशियो पे आ रहा हूँ मैं। अब तो मैं इंडिविजुअल एरिया और इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की बात ही नहीं कर रहा। बताओ बताओ, जिस कोयल के लिए ए बाय आर ज्यादा होगा क्या उसके लिए करंट ज्यादा हो जाएगी? अब तो मानते हो, तो मैं सीधा ए बाय आर पे आ रहा हूँ, सीधा इंडिविजुअल बात छोड़ो, सीधा ए बाय आर पे आ जाओ। एरिया, बोलो बच्चे, एरिया जब पाई आर स्क्वायर, और रेजिस्टेंस रो एल बाय ए, रो एल की वैल्यू 2 पाई आर हो जाएगी, और ए यानी कि क्रॉस सेक्शन। हाँ जी, मैं यहाँ ए नहीं लिख रहा हूँ तो चमका, ए के नाम पे बहुत से लोग पायर इसका ठोक देंगे, वरना अभी बता रहा है रो एल बाय ए में भाई साहब एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया शायद ये होता था, तो चमका। फिर तसल्ली से देख लो, इस सर्कुलर कोयल का एरिया अपॉन इसका रेजिस्टेंस लिखना है, एरिया पाई आर स्क्वायर, resistance of this wire, resistance of this wire that will be rho L by A, rho length of wire into upon क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर, क्रॉस सेक्शन। तो मैंने उसको ए लिखा ही नहीं क्योंकि कुछ नालायक वहां भी पायर्स का ठोक देंगे, मैंने पूरा लिखा है क्रॉस सेक्शन, आप समझ रहे हैं। और अब देखो क्या हो रहा है, यस, एरिया में रेडियस स्क्वायर इन्वॉल्व है, फील करो चीजों को, एरिया में रेडियस स्क्वायर इन्वॉल्व है जबकि रेजिस्टेंस में रेडियस इन्वॉल्व है, तो ऑब्वियसली छोटी और बड़ी में बड़ी की रेडियस ज्यादा होती है ना, तो बड़ी का एरिया ज्यादा होगा और बड़ी का ही रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। लेकिन एरिया में क्या रोल आ रहा है? रेडियस स्क्वायर, और इसमें किसका रोल आ रहा है? आर का, केवल रेडियस का। तो छोड़ो ना सब, क्या लिखूं? प्रोपोर्शनल टू आर, छोड़ो ना सब। तो कुल मिला के ये जानकर निकल के आइए भाई साहब कि जिस सर्कुलर कोयल की रेडियस जितनी ज्यादा होगी, आई थिंक उसका ए बाय आर का रेशियो भी उतना ज्यादा होगा। और आप तो जानते हैं, इतना तो आप जानते हैं, आर बड़ी इज मोर देन आर छोटी। तो बताइए क्या मैं कह दूं ए बाय आर बड़ी, दैट शुड बी मोर देन ए बाय आर छोटी, तो क्या मैं कह दूं आई बड़ी मोर देन आई छोटी? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? यस। देखो, आपकी तसल्ली के लिए मैंने मैथ्स जरूर किया है, लेकिन अब आप ज्यादा मैथ्स के चक्कर में मत पड़ना, एग्जाम में आपको इतना टाइम भी नहीं होता है। आप सीधे एक नियम बना लो, छोटी और बड़ी में, बड़ी गोल में इंड्यूस करना हमेशा ज्यादा रहेगा। नहीं, क्रॉस सेक्शन सेम है ना बेटा, पूरी कोयल तो एक ही है ना। नहीं नहीं नहीं, एक बार बताओ, एक पर्टिकुलर कोयल तो एक ही मटेरियल की होगी ना, ये कोयल है। अब ये क्या, यूं थोड़ी इतना पोर्शन कॉपर का हो इतना सिल्वर का हो, बड़ी और छोटी में, हाँ वो सेम, बिल्कुल रो सेम वगैरह चल रहा है, मतलब सेम टाइप की बोले, बस छोटी और बड़ी है वो। अपने हिसाब से बिग और स्मॉल लिख लेना इसको, जो भी है, मैं बड़ी छोटी बोल रहा हूँ। मैंने तो अंग्रेजी कमजोर है भाई, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, तुम तो अच्छे से लिखना इसको, बिग और स्मॉल। हम्म, अच्छा, तो भोजपुरी में लिख लो बे। वो तो सबको अच्छा आता होगा ना, भोजपुरी तो आता होगा, तो भोजपुरी में लिख लो यार। हाँ, बड़की, बड़की और छुटकी, हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, ऐसा लिख लो भाई, जिनको अंग्रेजी कमजोर है वो भोजपुरी में लिखे।
बड़की बोलते हैं, बड़की और छुटकी। चल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला सवाल। बोलो बोलो, लिख लो जल्दी से, लिख लो इसमें क्या है। बोलिए। हाँ, इनमें भी यूं यूं यूं, इसमें भी यूं यूं। इनमें करंट का कोई आपस में लेना देना नहीं हो पा रहा है। ये दोनों कनेक्टेड तो है, मगर ऐसे कनेक्टेड हैं कि ये करंट का शेयरिंग नहीं करेंगे। आपको ध्यान होगा, करंट का जाने का रास्ता अलग होता है और आने का रास्ता अलग होता है। लोग करंट का शेयरिंग नहीं करेंगे। अब करंट का शेयरिंग कब पॉसिबल है उसके सवाल में आके ले रहा हूँ। ये कोई चार्ज थोड़ी बेटे, ये तो कॉइल्स हैं। और ये चार्ज नहीं है, दीज आर न्यूट्रल कॉइल्स। हम लोग इनमें करंट चला रहे हैं। आप वहां चले गए तो कंडक्टिंग स्फीयर को अगर आपस में जोड़ेंगे तो अंदर वाले स्फीयर का पूरा चार्ज खिसक के बाहर चला जाता था, है ना। वो मामले बिल्कुल अलग हैं। वहां दो स्फीयर थे, दोनों चार्ज थे, जोड़ने अंदर का चार्ज पूरा चला गया। ये दो रिंग्स हैं, इनमें कोई चार्ज वार्ज नहीं है। इनमें इंडक्शन से करंट आ रही है। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये अपना करंट यूं घुमाता रहेगा और ये भी अपना करंट यूं घुमाता रहेगा, है ना। चीजों को ऐसा मिक्स मत करो, सब अलग मामला है। बोलिए, प्लीज प्लीज बात करें। हाँ बोले। इंड्यूस ईएमएफ की, अच्छे से पूछो, हाँ पूछो। हाँ, ईएमएफ उसमें ही ज्यादा है, इसमें एरिया ज्यादा। उसमें तो फिर कहना ही नहीं था, उसमें तो रेजिस्टेंस की बात नहीं है ना। इंड्यूस ईएमएफ भी किस में ज्यादा आएगा, बड़े कॉइल में ज्यादा आएगा। और इंड्यूस करंट भी किस में ही ज्यादा आएगा। बल्कि अच्छा, इंड्यूस ईएमएफ तो मुझे रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं थी, फिर तो सीधा हो जाता, जिसका एरिया ज्यादा उसी में ईएमएफ ज्यादा आएगा। रेडियस के चक्कर में तो मुझे इतना बोलना पड़ा आप लोगों को। चलिए फाइनल करते हैं। यस बोलिए, तीनों डायग्राम के अंदर फाइनल करिए। इन दोनों में ये दोनों अपनी अपनी इंड्यूस करंट चला रहे हैं। मिक्सिंग करेंगे, आप पर्सनल चलाएंगे, पर्सनल। ये दोनों भी पर्सनल चला रहे हैं, ये दोनों भी पर्सनल। फाइनल वर्ड्स बोलिए, तीनों ही डायग्राम में छोटी कॉइल और बड़ी कॉइल में करंट की वैल्यू सेम के अलग अलग, अलग अलग डायरेक्शन, डायरेक्शन सेम। आई थिंक लिख दिया हम लोगों ने, हो जाएगा। चल ये हो जाएगा, इधर 8 नंबर और 9 नंबर। वापस से बी क्रॉस है और मामला ये है इस बार। फोटो बहुत अच्छा नहीं बनेगा, थोड़ा संभालना। यस, एक थी छोटी और एक थी बड़ी, सेपरेटेड है या कनेक्टेड है। और शायद देख के लगा होगा कुछ ऐसे कनेक्टेड हैं, दोनों में करंट का शेयरिंग होने वाला है। यस, मैं बताऊंगा सारी बातें। और हम लोग इस सवाल की काफी सारी तैयारियां कर चुके हैं, बस इस पर एप्लीकेशन करना है हम लोगों को। आ जाओ। एक बार ऐसा करो, इस को सेपरेट मान लो, इस बड़ी को सेपरेट मान लो। यानी शुरुआत में यूं मान लो कि दोनों आपस में जुड़ी हुई ही है, तो एक बार सेपरेट मान लो। दोनों का सेपरेट मान लिया है तो मुझे कहा जा रहा है कि इफ बी को बढ़ाएंगे, बी को बढ़ाएंगे तो आई थिंक डायरेक्ट लिखता हूँ, आई बड़ी एंटी क्लॉकवाइज होगी, आई छोटी भी पर्सनल एंटी क्लॉकवाइज होगी। और हाँ, क्या मैं जानता हूं कि आई बड़ी इज मोर देन, ये तो हम लोग सीख के आए ना अभी अभी। यस, ये तो हो जाएगा। हाँ, अगर पहले की तरह भी आज भी दोनों अपनी करंट घुमाते होते तो दोनों में अपनी अपनी करंट चल रही होती, आप सब जानते ही हैं। लेकिन आई थिंक आज दोनों में मिक्सिंग का मामला होने वाला है। तो जब भी ऐसा सवाल है तो क्या करें, पहले तो अपना अपना करंट बना लीजिए। यस, आई बड़ी एंटी क्लॉकवाइज, ये है आई बड़ी। तो देखो मैंने कैसा बना लिया, एंटी क्लॉकवाइज। आई छोटी भी एंटी क्लॉकवाइज। ये तो मैंने क्या किया, इनका अपना अपना करंट बना लिया। अब लगाइए कॉमन सेंस। अब अगर हम करंट को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो आप खुद देखिए, क्या बड़ी करंट बहते बहते छोटी में घुस गई है। और अपने आप दिख जाएगा आपको। आ जाओ, देखो ना, मैं बड़ी को जानबूझ के अलग कलर से कर रहा हूँ। देखो ना, आई बड़ी, आई बड़ी, आई बड़ी और आई बड़ी, क्या बड़ी आके छोटी में घुस गई है। ये देखो, आई बड़ी आते आते किसमें घुस गई है, छोटी में घुस गई है। और छोटी चुप बैठेगी, वो भी घुस जाएगी, वो भी। देखो, छोटी बहते बहते क्या बड़ी में घुस जाएगी। यस, यूं समझो, बड़ी छोटी की जगह में घुस गई, छोटी भी बड़ी के जगह में घुस गई है। अब नोटिस करिए, आई छोटी, नजर टिकाना। आई छोटी बहते 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 क्या, आई छोटी, आई छोटी, आई छोटी, आई छोटी और आई छोटी। बोलिए, आपको समझना आना चाहिए। इनमें अपनी अपनी ओरिजिनल करंट तो क्या थी, आई बड़ी एंड आई छोटी। अपनी अपनी पर्सनल करंट तो क्या थी, आई बड़ी एंड आई छोटी। लेकिन आज दोनों इस तरह से कनेक्टेड हैं
कि आई बड़ी भी बहते बहते छोटी में घुस गई है और आई छोटी भी बहते बहते बड़ी में घुस गई है। और आप देख रहे हैं अगर ऐसा हो ही गया है तो बताइए हर एक लूप में इंडिविजुअल करंट बह रही है कि दोनों बह रही है? दोनों बह रही है। तो बताइए मुझे, दोनों बह रही है तो फिर मुझे नेट करंट निकालने के लिए सुपरपोजिशन करना चाहिए और फ्लो देख करके आप खुद डिसाइड करो कि वहां पे क्या चल रहे हैं, झगड़े की सपोर्ट, सपोर्ट और यहाँ भी सपोर्ट। तो बताइए छोटे लूप में फाइनल करंट कितना है? आई बड़ी प्लस छोटी। बड़े लूप में ही फाइनल करंट कितना है? आई बड़ी प्लस आई छोटी। छोटे लूप में फाइनल करंट का डायरेक्शन क्या है? क्या एंटी क्लॉकवाइज। और बड़े लूप में ही फाइनल करंट क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। तो मुझे बोलना चाहिए इसके अंदर ये सब लिख लिया क्या आपने बोला? देखो भाई, बाय सुपर पोजिशन मैं लिख देता हूँ, चलो बाय सुपर पोजिशन। यस, बाय सुपर पोजिशन मुझे बोलना चाहिए करंट इन स्मॉल दैट विल बी आई बड़ी प्लस आई छोटी। करंट इन बिग कोयल विल बी आई बड़ी प्लस आई छोटी। बोलो सहमत हो? मैंने फाइनली क्या बोला है? करंट इन स्मॉल लूप, स्मॉल कॉइल में नेट करंट कितनी है? इंडिविजुअल की सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन यानी कि आई बड़ी प्लस आई छोटी। पता लग रहा है कि ये दोनों ही करंट एंटी क्लॉकवाइज। ये जो मैंने एंटी क्लॉकवाइज किसके बारे में बोला है, इंडिविजुअल या नेट नेट? क्योंकि एक बार बताओ, अगर किसी के लूप में दो करंट फ्लो रही बच्चों, आई वन और आई टू, मैं पूछूंगा कि यार करंट बताना कितनी है, तो कौन सी वाली बताओगे, एक वाली या नेट वाली? समझ रहे हैं ना? अब मान लो दो हैं, आई वन आई टू दो हैं, मैं बोलूंगा नेट करंट बताओ तो हर आदमी नेट बताएगा। मैं तो बोला नहीं करंट बताना यार इसमें। तो करंट के नाम पे क्या कोई इंडिविजुअल बताते हो कि नेट बताओ? नेट बताना कोई हो जाएगा। मैं आपको ये सवाल और ये सवाल में डिफरेंस भी नोटिस कराऊंगा। बना लिया सबने? प्लीज लिखें, जल्दी लिखें, शाबाश। प्लीज जल्दी लिखें। इस सवाल का और इस सवाल का फर्क समझिए, कितना अच्छा फर्क आपके सामने आया, नोटिस करिए। मुझे लगता है इस सवाल में दोनों में करंट एंटी क्लॉकवाइज थी, इस सवाल में दोनों में करंट एंटी क्लॉकवाइज है। मगर मगर इस सवाल में इसमें करंट की वैल्यू कम थी और इसमें करंट की वैल्यू ज्यादा थी। इस सवाल में छोटी कोयल में करंट की वैल्यू और बड़ी कोयल में करंट की वैल्यू कम ज्यादा की सेम? सेम, क्योंकि वो दोनों इंडिविजुअल करंट घुमा रहे, नेट नेट घुमा रहे, नेट नेट घुमा रहे हैं। जबकि यहाँ पे दोनों अपनी पर्सनल घुमा रहे थे, तो इसमें कम थी और इसमें ज्यादा थी। लेकिन इसमें क्या हो गया है, मिक्सिंग की वजह से, सुपर पोजिशन की वजह से अल्टीमेटली छोटी कॉल में बड़ी कॉल में दोनों में करंट की वैल्यू ठीक बराबर हो गई है और फाइनल डायरेक्शन भी क्या आ गई है, एंटी क्लॉकवाइज आ गई। कंफर्टेबल? कंफर्टेबल है? अगला सवाल देखते हैं, कोई सही बढ़िया सवाल। दिस वाज 9 10। बोले कुछ कहना है आपको? नहीं, मुझे लग रहा है तेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे लग रहा है तेरे पेट में दर्द हो रहा है। डर मत मुझसे, बोलो। चले 10 नंबर। मैंने जो इतना सारा सीखा है, मुझे पता लग जाएगा कितने लोग सीख पाए हैं। वापस आइए। एक थी छोटी और एक थी बड़ी, सेपरेटेड है कनेक्टेड है? कनेक्टेड कैसे है? यहाँ बीच में जुड़ा हुआ है क्या? ऐसा ऊपर से जा रहा है, ऊपर से? एक बार बना लो ना, बातें करेंगे प्लीज। फोटो बनाए, इनफाइनाइट टाइप फोटो वर्स। हाँ, बोलो, वापस से आ जाइए। पहले तो ये बताओ कि अगर मैं इफ बी को इंक्रीज करता हूँ, बच्चों अगर मैं बी को बढ़ाता हूँ तो बोलिए आई बड़ी पर्सनली एंटी क्लॉकवाइज, आई छोटी पर्सनली एंटी क्लॉकवाइज। पर्सनली दोनों को अलग अलग मानो, शुरू में दोनों को क्या मानो, अलग। दोनों में पर्सनली एंटी क्लॉकवाइज शुरू में, और हाँ दोनों सेम के अलग अलग। अरे तो ऐसे की तैसी क्या, पर्सनल करंट क्या है, अलग अलग कि सेम? हाँ, अलग अलग। इतना सारा बोला है बे, कुछ तो इज्जत रखो। ये इतना सारा बोला है बे,
अभी हम क्या मिक्सिंग की बात करें, पर्सनल करंट की बात करें। पर्सनल करंट दोनों में एंटी क्लॉकवाइज आ रही है, बड़ी कॉइल में ज्यादा आएगी और छोटी कॉइल में कम करंट आएगी। पर्सनल करंट तो देखो ना, क्या मैं ऐसा कह दूं, आई बड़ी इज मोर देन आई छोटी, ये तो इनका पर्सनल करंट था। अगर इनका आपस में कनेक्शन ना होता, अगर इनको आपस में करंट की शेयरिंग नहीं करनी होती, तो दोनों अपना अपना पर्सनल करंट घुमाते रहते, बस मजा आ रहा है। लेकिन आई थिंक फोटो देख के समझ में आता होगा इनकी शेयरिंग होने वाली है। जरा देख, पहले इनका अपना अपना पर्सनल करंट बना लें। व्हाट इट इज, आई बड़ी, ये क्या है, नेट वाला है, मिक्स वाला और पर्सनल वाला, और ये आई छोटी, क्या एंटी क्लॉकवाइज पर्सनल, पर्सनलाइज करंट बना ली। अब क्या करो, पर्सनल करंट को बहाते बहाते देखो कहां तक जाते हो। यस, आप खुद समझ गए होंगे। आई बड़ी, नजर टिकाना, आई बड़ी, आई बड़ी, आई बड़ी और आई बड़ी, क्या आई बड़ी आकर के छोटी टकरा गई है? बड़ी और छोटी में क्या हो रहा है, सपोर्ट की झगड़ा चल रहा है, झगड़ा। तो बड़ी अगर छोटी में घुसी तो छोटी चुप तो नहीं बैठेगी ना, छोटी भी क्या बड़ी में घुस जाएगी क्या? नजर टिकाना, नजर टिकाना जरा, छोटी आ रही है, यस, छोटी आई, आई छोटी, आई छोटी, और क्या आई छोटी, बोलो बे, बड़ी वाली छोटी में और छोटी वाली भी घुस गई बड़ी में। अब बताओ, हर एक लूप में एक करंट है कि दो दो करंट है? दो दो करंट है। सपोर्ट की झगड़ा, सपोर्ट की झगड़ा, झगड़ा आंसर जीरो कर दें? क्यों, क्यों नहीं किया है? अगर दोनों बराबर होता तो आंसर जीरो हो जाता, लेकिन बड़ी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली नेट करंट विल बी आई बड़ी माइनस आई छोटी, एंड दैट विल बी नॉन जीरो। इन बोथ लूप नेट करंट विल बी आई बड़ी माइनस आई छोटी, और दैट विल बी नॉन जीरो। ओके, दोनों में नेट करंट तो सेम हो जाएगी, नेट करंट तो सेम हो जाएगी। डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन कौन तय करेगा, क्या बड़ी? बोलिए, इसमें नेट करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज, इसमें नेट करंट विल बी क्लॉकवाइज। मुझे आपसे कहना चाहिए कि बाय सुपरपोजिशन, बाय सुपरपोजिशन, ओके, करंट इन बिग लूप दैट विल बी आई बड़ी माइनस आई छोटी, और इसकी डायरेक्शन जा रही है एंटी क्लॉकवाइज। करंट इन स्मॉल लूप, आई बड़ी माइनस आई छोटी, एंड दिस इज क्लॉकवाइज। आराम से देख लें, आराम से इसको समझें, मेरे हिसाब से नहीं चले, आराम से समझ लीजिए, फील लाइए कि हाँ ऐसा हो रहा है, कैसा अपन डिसीजन ले रहे हैं। कितना आसान है ना। पहले दोनों का अपना अपना पर्सनल करंट बना लो, है ना, फोटो में बना लो, और फिर आराम से उसको बहाते बहाते दूसरे में ले जाओ, और खुद डिसाइड करो कि झगड़ा चल रहा है कि सपोर्ट चल रहा है। जैसे याद मत करना कि सपोर्ट चलता है कि झगड़ा चलता है, खुद बहा के देख लो ना। अगर सपोर्ट चला तो दिख जाएगा, और झगड़ा चला तो भी दिख जाएगा। फिर आराम से सोच समझ के डिसीजन ले लो, आंसर आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन, ये वाला। बोले, कुछ पूछना है, बोले। मैं ऑप्शन देता हूँ आप लोगों को, आंसर बताइए मुझे, फाइनल आंसर क्या बोलना है आपको। इसी सीन के बारे में ऑप्शन देता हूँ, लिख लो भैया, फटाफट लिखो, शाबाश। बोलो, चलिए सवाल, ऑप्शन देता हूँ। इन बिग कोयल एंड स्मॉल कोयल दोनों में इंड्यूस करंट इज वैल्यू, इंड्यूस करंट, सॉरी सॉरी, छोटी कोयल और बड़ी कोयल में इंड्यूस करंट की वैल्यू ज्यादा कि सेम सेम, सॉरी इंड्यूस करंट मैंने गलत बोला है, शायद नेट करंट बोलना चाहिए। यस, फिर सुने, छोटी कोयल में करंट की वैल्यू अलग की सेम सेम, वेरी गुड, करंट की वैल्यू सेम सेम, करंट की डायरेक्शन अलग अलग। आई थिंक छोटी कोयल में करंट इज क्लॉकवाइज एंड बड़ी कोयल में करंट इज एंटी क्लॉकवाइज। इन दिस डायग्राम इन द लूप्स फाइनल करंट इज अलग अलग की सेम सेम, in both the coils final current is anti clockwise and anti clockwise, एंटी क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, जबकि इसमें क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, है ना, ऐसा आपको में आ रहा है, ये हम कर सकते हैं। कंफर्टेबल? कोई सवाल है इसमें किसी का, बोलिए। हाँ हाँ, हाँ, ठीक है।
क्या अच्छे से पूछो। हाँ, अमीटर लगाएंगे, फिर करंट तो नेट करंट पड़ेगा, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल करंट फ्लो ही नहीं हो रही, नेट करंट फ्लो ही है ना। ओके, इसमें फाइनल करंट क्लॉकवाइज क्यों बह रही है? ड्यू टू इंडक्शन ओनली या कॉम्बिनेशन? तो फिर इसमें जो अपनी ओरिजिनल करंट जो थी वो तो एंटी क्लॉकवाइज थी, वो तो अपना काम कर रही है, फ्लक्स को घटाने का काम कर रही है। तो जो नेट करंट आ रही है ना, वो किसकी वजह से आ रही है? कॉम्बिनेशन से आ रही है, तो तेरा वो उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि इसकी जो ओरिजिनल करंट है वो तो आज भी फ्लक्स घटाने का काम कर ही रही है ना। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं मानता हूं कि नेट करंट फ्लक्स हटाने का काम नहीं कर रही है, ये सवाल है ना आपका। नेट करंट फ्लक्स हटाने का काम नहीं कर रही है और करना भी नहीं चाहिए। क्या नेट करंट इसके पर्सनल इंडक्शन से आई है क्या? नेट करंट इसके पर्सनल इंडक्शन से आई है क्या? नहीं, इसके पर्सनल इंडक्शन से तो बस आई, छोटी आई है, तो वो तो आज भी तेरा फ्लक्स घटाने का काम कर रही है, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बेटे, जो नेट करंट आई है क्या, वो दोनों दो करंट के कॉम्बिनेशन से आई है ना। तो जो इंडक्शन इंडक्शन से आई वो तो इनकी अपनी अपनी पर्सनल करंट है, वो लोग अपने लेवल पे अपना काम कर रहे हैं। लेकिन नेट करंट आई वो कॉम्बिनेशन से आई है, और वो सपोर्ट मोड में भी आ सकती है और अपोज मोड में भी आ सकती है, डिपेंडिंग ऑन की दोनों करंट का सुपरपोजिशन में क्या हिसाब चल रहा है। चलिए बोले। हाँ बोले। स्मॉल कोयल के अंदर नहीं, नेट नेट बोलना है। जैसे आज मुझे ये डायग्राम, ये तो मैंने भी बोला ना, अगर भाई साहब पर्सनल के बारे में बोलते तो मैं क्या बोलता, इसमें करंट कम है और इसमें करंट ज्यादा है। मैंने अभी आपसे क्या पूछा, ये सीन बोलिए, छोटे लूप और बड़े लूप में करंट इज अलग अलग किस सेम से? तो सेम सेम किस आधार पे बोल रहे हो आप, इंडिविजुअल के आधार पे कि नेट के आधार पे? दैट्स इट। और अगर यार कहीं पे दो करंट है तो फिर मेरे को करंट पूछने पे आपको नेट ही करंट बतानी पड़ेगी ना। कोई चीज पे दो फोर्स लग रहे हैं, मैं पूछूंगा फोर्स बताइए, तो क्या इंडिविजुअल बताते हो कि नेट बताते हो? वो वाली बात। ये था इक्वेशन 10 नंबर। आगे बढ़े 11 नंबर। 11 नंबर, मैं भी दो तीन सवाल लूंगा। ये देखिए बच्चों, एक कोई इस तरह से ओरिएंटल रखा हुआ है और ऊपर से ये आ रहा है फ्री फॉलिंग सत्यनारायण, पहचानते हैं? कोयल ये रहा और ऊपर से कौन आ रहा है? फ्री फॉलिंग सत्यनारायण आ रहा है, और आप खड़े खड़े यहाँ तमाशा देख रहे हैं जैसे कि आपको आदत है। हाँ, चलो शुरू करते हैं। इसमें दो तीन सवाल कराऊंगा मैं, आइए। सबसे पहले बात बताइए, हमें पास वाले पोल से डिसीजन लेना होता है ना, ये सीखा था मैंने। नॉर्थ पोल क्या पास आ रहा है? आने दो कि भगाओ। नॉर्थ को भगाने के लिए नॉर्थ, और ये नीचे क्या आएगा? साउथ। तो जहां पे हम लोग हैं वहां क्या है? नॉर्थ। नॉर्थ बोले तो एंटी क्लॉकवाइज। इंड्यूस करंट हमारे हिसाब से कौन सी है? एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह के सवालों में ये भी पूछा जाता है कि जो मैग्नेट है उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? जी लेस देन जी, मोर देन जी। आप सबको पता है लेस देन जी। उसका कारण समझिए, नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो तुम्हारे इस मैग्नेट पे एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा जो कि तुम्हारे नीचे आने का अपोज कर रहा है। मैं उसको टेक्निकली अपोजिंग फोर्स बोल रहा हूँ। तो एम जी तो था ही था, क्या तुम्हारा नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल को थोड़ा सा धक्का देने की कोशिश कर रहा है ना? यस। तो मैग्नेट को चलने में मदद करोगी, अपोज कर रहे हो, अपोज। मीनिंगफुल बनाने के लिए क्या बोल दिया मैंने? अपोजिंग फोर्स बोल दिया। तो इस अपोजिंग फोर्स में इतना दम नहीं होता है कि वो मैग्नेट को नीचे आने से रोक दे, मैग्नेट आज भी नीचे ही आएगा। मगर मगर नेट डाउनवर्ड फोर्स एम जी माइनस समथिंग, नेट डाउनवर्ड फोर्स एम जी माइनस समथिंग, और माइनस समथिंग से मतलब एम जी लेस देन एम जी। मुझे पता लगा है कि एफ नेट आपका कैसा है? लेस देन एम जी। तो क्या मैं कह दूं एक्सेलरेशन आपका लेस देन जी है? यानी ये जो मैग्नेट है ये किस एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है? जी लेस देन जी, मोर देन जी, लेस देन जी। ये मेरा जवाब। सेकंड, सेकंड पार्ट, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ये देखिए, बोलो सत्यनारायण आ रहा है कि जा रहा है? इस बार सत्यनारायण आ रहा है, और ये ऐसा क्रॉस करके आजकल चल है, और अभी भी आप तो खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं जैसे कि आपको आदत है। यस, फिर शुरू करें। यस, सबसे पहले मैंने आपसे कहा था नजदीक वाले पोल से डिसीजन लेना। इस केस में नजदीक वाला पोल कौन सा था? नॉर्थ पोल। इस केस में नजदीक वाला पोल ई साउथ पोल। तो क्या समझे, साउथ पोल के भाग रहा है? साउथ पोल भाग रहा है, भागने दो कि पकड़ो उसको, उसको पकड़ो। साउथ को पकड़ेंगे नॉर्थ, यहाँ साउथ। तो बच्चे हम लोग जहां है वहां पे साउथ, यानी क्या होगा? क्लॉकवाइज। आई इंड्यूस क्लॉकवाइज। अरे देखा, आने दौरान एंटी क्लॉकवाइज था, और जाने दौरान क्या क्लॉकवाइज करंट आया है? बोलिए क्या बोल दूं? जब मैग्नेट क्रॉस करता है इसको तो बोलिए क्या करंट पलटी मार जाता है?
तो स्टेटमेंट दे सकता हूँ, जब मैग्नेट तुम्हारी कोल से पास थ्रू होगा तो करंट ऑफ इंड्यूस करंट की डायरेक्शन वही रहेगी, पलटी मारेगा। पलटी मुझे समझ में आ रहा है, आते दौरान अलग था और जाते दौरान अलग है, तो ऑब्वियसली करंट पलटी मारेगा। एक बात बताओ यार, अगर करंट पलटी मार ही रहा है तो पलटी मारने के बीच में कभी जीरो भी तो होना पड़ेगा। प्लस से माइनस जाना, माइनस से प्लस जाना के बीच में जीरो जरूर आता है। शायद आप समझ गए कॉमन में जीरो कब आएगा, क्या दोनों जब ठीक सेंटर पे मैच करेंगे, जब के सेंटर मिलेंगे, है ना, कभी एक पल आएगा ना जब दोनों का सेंटर ठीक कॉन्साइड कर रहा होगा, उस पल में करंट क्या होगा, क्लॉकवाइज एंटीक्लॉकवाइज की जीरो। क्या वो एकदम टर्निंग पॉइंट होगा ना एक तरह से। वो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ भाई? यहाँ तक, यहाँ जैसे मैग्नेट ये है, यहाँ तक आने के पहले करंट कैसा था, एंटी क्लॉकवाइज, इसके बाद करंट कैसा है, क्लॉकवाइज। तो इस जगह करंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या कहीं नहीं। वही है ना, इधर जाते जाते अगर मुझे उधर मुड़ना है तो क्या एक पल के लिए जीरो होना पड़ेगा, वही वाला मामला ये हो जाएगा। और सुने, अच्छा सॉरी, सुनो, आते दौरान आपका एक्सेलरेशन था लेस देन जी, अब क्या होगा, लेस देन जी की मोर देन जी? अभी भी लेस देन होगा। कुछ नालायक मोर देन जी में आ गए हैं, बोले आते दौरान था लेस देन जी, बोले अब क्या होगा, मोर देन जी। ये क्या है, ये कौन सा लॉजिक है, पहले लेस देन जी, बोले अब मोर देन जी। हमें बना के देखो भाई नालायक को। ये नॉर्थ पोल इस साउथ पोल को क्या करेगा, अट्रैक्ट का, क्या अपोज कर रहा है जाने का, क्या जाने का अपोज कर रहा है, रोक पाएगा, रोक नहीं पाएगा। मैग्नेट ने नीचे ही जाना, लेकिन फोर्स विल बी एम जी माइनस समथिंग, एम जी माइनस समथिंग। आज भी एफ नेट लेस देन एम जी है, आज भी एक्सेलरेशन लेस देन जी है। आओ चाहे जाओ, एक्सेलरेशन इज लेस देन जी। ऑफ कोर्स डायरेक्शन ऑफ करंट जरूर चेंज हुआ है। थर्ड, अब क्योंकि आप मान ही लिया है कि आपका जो मैग्नेट है वो लेस देन जी से गिर रहा है, ये तो आपको बात समझ में आ ही चुकी है, और समझ में आ गई तो इस बात को मैं और आगे बढ़ाऊंगा। किताबों में पूछा हुआ है कि एक्सेलरेशन क्या रहेगा, आदमी बोल देता है लेस देन जी। कुछ किताबों में इसी बात को अलग स्केल से पूछा हुआ है, कैसे, आओ। थर्ड, आप जानते हैं कि अगर कोई चीज जी से गिरती है, मैकेनिक्स मोशन जो कि आपका स्ट्रोक होता है, यस, तो अगर मान लीजिए कोई चीज जी से गिरती है तो आप पढ़ते हो ना वहां पे फर्स्ट एक सेकंड में कितना गिरेगी, याद है 4.9। 5 मीटर रफ है, प्रिसाइज क्या 4.9। ये इधर देखो, कुछ लोग मेरे को अजीब से देख रहे हैं, सुनो एस फर्स्ट 1 सेकंड, समझ में, डिस्टेंस ट्रेवल 1 सेकंड, यस, यूटी तो 0 प्लस हाफ, जी की वैल्यू 9.8 और टाइम कितना 1 स्क्वायर। तो बोलो भाई कितना आ रहा है, हम लोग जनरली 10 ले लेते तो फिर कितना बोल देते हैं, बोल देते हैं, लेकिन प्योर वैल्यू कितनी है। इसका मतलब क्या रहा कि कोई भी फ्री फॉलिंग बॉडी जो जी से गिरती है वो फर्स्ट 1 सेकंड में कितना गिरती है, 4.9 मीटर गिरती है। जो जी से गिरता है 4.9 मीटर गिरता है, तुम किससे गिर रहे हो भाई, जी से कि लेस देन जी से? तो बताओ तुम कितना गिरोगे, 4.9 या उससे कम गिरोगे, 4.9 गिरोगे या कम गिरोगे? दैट्स इट, गिरेंगे या गिर के ही रहेंगे? तो सवाल क्या पूछेगा, हाँ नहीं नहीं पर्सनली मत करो इसको, इसके बारे में है। बोलो बोलो कितना गिरोगे भाई, 4.9 गिरोगे या कम गिरेंगे? गिरेंगे तो सही, मगर 4.9 से कम गिरेंगे, तो इस बात को हम ऑप्शन में पूछेंगे, ये सब पूरा कहानी सुना देंगे, ठीक है। और बोलेंगे फर्स्ट 1 सेकंड में मैग्नेट इज ड्रॉप्ड बाय, फर्स्ट 1 सेकंड में मैग्नेट इज ड्रॉप्ड बाय डिस्टेंस, 4 ऑप्शन देंगे, 4.9 मीटर, एक ऑप्शन देंगे 5.5 मीटर, एक ऑप्शन देंगे 4.5 मीटर, और एक देंगे कैन नॉट डिसाइड। आंसर विल बी 4.5 मीटर। और मुद्दा 4.5 का और 4.6 का और 4.4 का नहीं है, मुद्दा 4.9 से कम का है। वहां पे ये आर्ग्यू मत करना, बोले 4.5 ही कहां से आया, अबे 4.5 नहीं आया, 4.6 तो वो टिक कर, क्यों भाई 4.7 लूंगा तो वो टिक करो। मैं कभी भी ऐसे सवाल में आपको दो ऑप्शन 4.9 से कम के नहीं दूंगा, क्योंकि ये तो आपका तय कर हो चुका है कि आप कितना गिरोगे, 4.9 से कम गिरोगे। हम जानबूझ के केवल एक ऑप्शन 4.9 से कम का देंगे, अब वो ऑप्शन हम 4 दें कि 4.25 दें कि 2.5 भी मीटर पे दे देंगे तो भी आपको टिक करना पड़ेगा। सुन लिया आप लोगों ने, मेन मुद्दा है कि तुम कितना गिरोगे, 4.9 से कम गिरोगे, गिरोगे कि नहीं गिरोगे? गिरेंगे, गिर के रहेंगे। तो लिख दें कि ए लेस देन डोंट टेक इट पर्सनली, ये तो भाई तो भावुक हो गया एकदम, हाँ। ए लेस देन जी, सो एस फर्स्ट 1 सेकंड लेस देन 4.9 मीटर, ये तय हो गया है, 4.9 मीटर से कम गिरेंगे। मैंने अपने हिसाब से लिख दिया, आप डिटेल में और अच्छा लिखते हैं, जो भी आता है। लिखा है सबने? हाँ जी,
हाँ हाँ, ओरिएंटल कोयल है और ये सत्यायन यूं आ रहा है, बिल्कुल। हाँ तो यूं ही तो देखेगा। हाँ हाँ, ऑब्जर्वर कोयल के ऊपर है ना। बहुत बढ़िया। ये था कितना, 11 नंबर। अब आइए 12 नंबर। 12 नंबर आइए। प्लीज प्लीज बातचीत बंद करें। 12 नंबर। ये देखिए ऑब्जर्वर अभी भी वहीं पर है। यस, वापस से वही केस लिया मैंने। एक कोयल है और ऊपर से फ्री फॉलिंग मैग्नेट आ रहा है और आप खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं, बट द डिफरेंस इज आई थिंक कोयल थोड़ा टूटा हुआ है। कोयल कंप्लीट है कि टूटा हुआ है? तो चिन्ह से टूटा हुआ कोयल है। अब जो मैं पूछूंगा उसका जवाब देना। मैंने बहुत सारा पढ़ा है आप लोगों को। ओके, इधर आइए। देख रहे हैं ये कि सत्यनारायण क्या फिर से सत्यनारायण पहले भी आ रहा था और सत्यनारायण फिर से आ रहा है। आप बोल सकते हैं सत्यनारायण रिटर्न्स। बोल सकते हैं, मूवीज का नाम ऐसे होता है ना। यस, सत्यनारायण रिटर्न्स। मूवीज में ऐसा बोलते हैं। यस, सत्यनारायण फिर आ रहा है लेकिन इस बार कोयल टूटा हुआ है। मुझे बताइए, फ्लक्स चेंज होगा क्या? हाँ, ईएमएफ आएगा क्या? टूटा हुआ कोयल है, टूटा हुआ। ये टूटा टूटा हुआ है, टूट गया कोयल। करंट आएगा कि नहीं आएगा? ईएमएफ आएगा और आता रहेगा, और करंट तो नहीं आएगा। करंट आता तो शायद मैं क्लॉकवाइज एंटीक्लॉकवाइज की चर्चा करता, लेकिन आपने मुझे समझा दिया कि सर करंट नहीं आएगा, तो फिर आगे बात करना बेकार है। इंड्यूस करंट है, ठीक है। ओके, एक बात, इंड्यूस करंट नहीं आया। जरा नोटिस करें बच्चों, अगर यहाँ करंट आता, प्लीज एक बार वो सुनो। अगर यहाँ करंट आया होता तो यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल बन गए होते। नॉर्थ पोल साउथ पोल बन गए होते तो उसकी वजह से आपकी मैग्नेट पर कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा होता। नॉर्थ पोल साउथ पोल बन गए तो मैग्नेट पर एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा होता। लेकिन तुम्हारे यहाँ करंट नहीं है तो पोल नहीं है, और पोल नहीं है तो तुम्हारी तरफ से मैग्नेट को एक्स्ट्रा फोर्स भी नहीं है। तो मैग्नेट पे एक फोर्स कौन सा है? mg है। mg फोर्स है तो फिर एक्सेलरेशन कितना होगा जी? एफ नेट बराबर mg ही रहेगा। इसलिए एक्सेलरेशन कितना रहेगा जी का, है ना। बोलो भाई, इस बार कितना गिरोगे? कम या ठीक 4.9 गिरोगे? पहले तुम कम गिरते थे, अब तुम गिरोगे, अब पूरा 4.9 गिरोगे। तो आप पूरा ही गिरेंगे। बहुत बढ़िया। गिरेंगे या गिर के रहेंगे? वेरी गुड। कोई कितना ही मना करे, गिर के रहेंगे। बहुत बढ़िया। चलिए, रेफरेंस समझ लें। दिस वाज ए लेस देन जी एंड दैट वाज सिंपली ए बराबर जी। लिख लीजिए। अगला सवाल। और इन सवालों के माध्यम से एक मैसेज और भी आया हमारे पास, वो ये है कि देखो ना, यहाँ पर करंट बना था तो अपोज हुआ, और यहाँ करंट नहीं बना तो अपोज नहीं हुआ। तो ये बात सही है कि बुक्स में हम लोग लिखने लिखाने में ऐसा बोलते हैं, लेंज लॉ में, कि इंड्यूस ईएमएफ को करंट आकर के अपोज करते हैं, बोलते हैं ना तो। लेकिन आज मुझे पता लगा है कि अपोज करने का जो ठेका है ना, वो करंट के पास है। करंट बनेगा तो अपोज करवा लेना, करंट नहीं बनेगा तो अपोज भी नहीं होगा। और ईएमएफ तो आया था ना यहाँ पे, ईएमएफ आया था ना, अपोज किया कि नहीं किया? नहीं किया। तो हमें अच्छा सीखना चाहिए, प्रिसाइज बात करनी है। ईएमएफ आकर के अपोज, करंट आने के बाद अपोज होता है। ये बात तय हो गई है। अपोज करने का ठेका किसके पास है? करंट के पास है। करंट आएगा अपोज करवा लेना, करंट नहीं आया तो फिर अपोज भी नहीं होगा। ये हमारा कहना है। आगे बढ़ते हैं। दिस वाज 12 13 13 13 में लिखे कि a magnet is falling freely, magnet is falling freely in long metallic pipe, falling freely in long metallic pipe। बस इधर बोल के आ जाओ, एक कहानी सुनते हैं। लिख लिया सबने? दोबारा बोल देता हूँ। अ मैग्नेट इज फॉलिंग फ्रीली इन लॉन्ग मेटेलिक पाइप। अब आ जाओ, ये सवाल अपनी किताबों में सब जगह अवेलेबल है, मैं खूब सारा बोलूंगा। ये आप मैग्नेट था, ये एमजी लग गया इस तरफ, और ये देखिए ये कोई मेटल का पाइप है, और ऐसा बोल के यूं, ऐसा बोल के डैश 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 और डैश डैश। कैसा पाइप है? छोटा पाइप की लॉन्ग पाइप। एक्चुअली इस पर्टिकुलर सवाल में मुझे एक पर्टिकुलर फिनोमिना तक आपको ले जाना है, और हम चाहते हैं कि वो फिनोमिना आए, उसके पहले पाइप खत्म नहीं होना चाहिए। वो फिनोमिना मेरे को मिले उसके पहले पाइप खत्म नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने क्या मान लिया, पाइप छोटा है कि लंबा पाइप? लंबा पाइप है,
ताकि जो लेवल या जो कहानी मुझे आपको सुनानी है वो कहानी बनने के पहले पाइप खत्म ना हो, इसलिए सब मान लिया। ठीक है, अब सुने छोटी छोटी बातें, नजर टिकाएं, बाद में लिखेंगे प्लीज प्लीज। इसी केस एक्सटेंशन है। यस, जरा आना इधर। रिंग में जब ये मैग्नेट गिर रहा था, बोलो क्या था, ए लेस देन जी था ना। यहाँ भी क्या होगा, ए लेस देन जी होगा। अब सुनते जाए। ये बात सही है कि आपका जब मैग्नेट गिरना शुरू होगा तो आपका एक्सीलरेशन कितना है, जी नहीं है, जी से कम है। जी की वैल्यू तो 9.8 होती है ना। मान लेते हैं आपका एक्सीलरेशन अभी 8 है, ऐसे बोल दिया, 9 है या 8 मान लेते हैं। एक्सीलरेशन 8 है, लेकिन एक्सीलरेशन है ना, तो बोलिए जब ये मैग्नेट नीचे गिर रहा है तो एक्सीलरेशन है ना, तो वेलोसिटी कांस्टेंट की बढ़ेगी। ओके, तो जरा ध्यान दीजिए मैं क्या लिखूं, आपके पास एक्सीलरेशन है इसलिए आपकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी आपकी बढ़ेगी। अब सुनना आराम से, वेलोसिटी बढ़ रही है और वेलोसिटी बढ़ रही है तो क्या मैं कह दूं ईएमएफ भी बढ़ेगा। कारण कल पढ़ा था इंड्यूस ईएमएफ प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव वेलोसिटी। आराम से समझते हैं, सब समझा दूंगा मैं। फिर आइए बच्चों, ये मैग्नेट यूं ऐसा गिरते हुए किस में जा रहा है, पाइप नीचे 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 जाते जा रहा है, तो उस दौरान क्या हो रहा है, क्योंकि आपके ऊपर एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन तो आपकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। और वेलोसिटी ज्यादा 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 तो ईएमएफ भी ज्यादा ज्यादा ज्यादा। और ईएमएफ ज्यादा आ रहा है तो क्या करंट भी ज्यादा हो जाएगी, या इंड्यूस करंट भी क्या होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी। इंड्यूस करंट लगातार बढ़ रही है, आप नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, आपकी वेलोसिटी ज्यादा 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 तो ईएमएफ भी ज्यादा 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 तो करंट भी ज्यादा ज्यादा ज्यादा, तो फिर अपोजिंग फोर्स भी ज्यादा ज्यादा ज्यादा। कारण करंट ही तो अपोजिंग फोर्स लगाती है ना, करंट नहीं है तो अपोजिंग फोर्स नहीं है, करंट कम है तो अपोजिंग फोर्स कम है, और करंट ज्यादा ज्यादा है तो अपोजिंग फोर्स भी ज्यादा। तो आप जैसे जैसे नीचे जा करंट ज्यादा तो आपके ऊपर अपोजिंग फोर्स भी ज्यादा, तो फिर आप नेट फोर्स कम, आपके ऊपर नेट फोर्स कम। कारण नेट फोर्स क्या है भाई साहब, क्या नेट फोर्स एम जी, सोच के देखो भाई साहब, नेट फोर्स क्या है। अच्छा मैंने लिखा नहीं सर, बोलो नेट फोर्स एम जी माइनस अपोजिंग। फिर सुनो, मैग्नेट नीचे जा रहा है तो एम जी तो एम जी बना रहेगा, नहीं नीचे जा रहा है अपोजिंग फोर्स बढ़ रहा है, तो बोलिए नेट फोर्स विल बी ज्यादा ज्यादा कम कम कम, नेट फोर्स कम कम। चलो एक्सेलरेशन वही है, डाउन 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 डाउन, यानी कि जैसे जैसे मैग्नेट नीचे जा रही है आपका एक्सेलरेशन कम होता जा रहा है। मान लीजिए पहले एक्सेलरेशन था 8, अब रह जाएगा 6, अब रह जाएगा 4, कोई बात नहीं, तेरा एक्सेलरेशन कम हो रहा है ना, वेलोसिटी आज भी बढ़ रही है, ये बात है। पहले वेलोसिटी 8 से बढ़ती थी, अब वेलोसिटी 6 की बढ़ेगी, अब वेलोसिटी 5 की रेट से बढ़ेगी, 4 की रेट से बढ़ेगी, लेकिन वेलोसिटी बढ़ रही है यार। तो मैं स्वीकार कर रहा हूं कि तेरा एक्सेलरेशन कम हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, तेरा एक्सेलरेशन क्या करेगा कि वेलोसिटी बढ़ाएगा। यस, फिर सुने, एक्सेलरेशन कम हो रहा है कोई बात नहीं, वेलोसिटी बढ़ाएगा, और बढ़ता हुआ वेलोसिटी क्या दोबारा एक्सेलरेशन को कम करेगा, वेलोसिटी बढ़ रहा है तो दोबारा एक्सेलरेशन को कम करेगा। एक्सेलरेशन कम हो रहा है लेकिन वो वेलोसिटी को बढ़ाएगा, और वेलोसिटी बढ़ के दोबारा एक्सेलरेशन को कम करेगा। मुझे लगता है क्लोज लूप में ट्रैप हो गए हम लोग। कैसे, इधर देखो, एक्सेलरेशन लगातार कम कम, वेलोसिटी लगातार ज्यादा ज्यादा, तो मुझे लगता है, इधर देखिए आराम से, मेरे शब्द सब समझ में आ जाएगा, सुनते जाए। मैग्नेट नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जाते दौरान एक्सेलरेशन कम हो रहा है, कोई बात नहीं, कम होता हुआ एक्सेलरेशन आपकी वेलोसिटी को बढ़वा रहा है। वेलोसिटी बढ़ रही है, कोई बात नहीं, वो आपके एक्सेलरेशन को फर्दर कम करवा रही है। शब्द पकड़ो मेरे, एक्सेलरेशन कम हो रहा है लेकिन वो वेलोसिटी को बढ़वा रहा है, और वेलोसिटी बढ़ करके एक्सेलरेशन को फर्दर कम करा रही है। देखो देखो, वेलोसिटी बढ़कर एक्सेलरेशन को फर्दर कम कर। अच्छा एक्सेलरेशन कम हो गया तेरा, कोई बात नहीं, तेरी वेलोसिटी अभी फिर बढ़ रही है। तेरा एक्सेलरेशन कम हो गया, कोई बात नहीं, एक्सेलरेशन कम होता हुआ एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, वेलोसिटी को बढ़वा रहा है। बढ़ती हुई वेलोसिटी एक्सेलरेशन को करवा रही है, कम होता हुआ एक्सेलरेशन फर्दर वेलोसिटी को बढ़वा रहा है। ऐसा सब चलता रहेगा, और अगर ये चलता रहेगा, और मैं मान चुका पाइप खत्म नहीं हो रहा है, मैं मान चुका हूं कि पाइप खत्म नहीं हो रहा है। इधर देखो, मान लो आपकी यहाँ पर एक्सेलरेशन थी 9, ऐसे 9, आप नीचे जा रहे हो, एक्सेलरेशन जाते दौरान एक्सेलरेशन कम 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 कम, वेलोसिटी ज्यादा 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 ज्यादा, चलता रहेगा और पाइप खत्म नहीं हो रहा है। एक्सेलरेशन कम होते हुए 4 3 2 1, कहीं ना कहीं भाई साहब एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है ना। अरे तुम ही तो बोल रहे एक्सेलरेशन लगातार कम हो रहा है, तो कम होते होते क्योंकि पाइप खत्म नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं जाके एक्सचेंज जीरो हो सकता है। तो क्या हो गया, पूरे रास्ते पर आपकी वेलोसिटी बढ़ती रही बढ़ती रही बढ़ती रही बढ़ती रही, अब तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया भाई साहब। अब वेलोसिटी और बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। अच्छा, तो क्या वेलोसिटी यहाँ पर मैक्सिमम हो गई है क्या, और मैक्सिमम हो गई है, अब इसके बाद वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी। पूरे रास्ते पर आपकी वेलोसिटी बढ़ती रही, एंड फाइनली इट हैज बिकम द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी व्हिच इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी, व्हिच इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। तो क्या मैं ऐसा कह दूं कि ए बराबर 0, v becomes maximum and
कांस्टेंट, यानी कि क्या हो जाएगा, ये टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएगा। तो मुझे कहना है पाइप में मैग्नेट गिरने के दौरान लगातार एक्सेलरेशन कम 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 होगा, लगातार वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, लेकिन एक पर्टिकुलर जाकर के एक्सेलरेशन बिल्कुल जीरो हो जाएगा, वहां वेलोसिटी एकदम फुल मैक्सिमम हो जाएगी, दैट विल बी कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। जो ठीक लगता हो लिखें। कहाँ पे नहीं समझ में, ये वाला एक्सेलरेशन कम हो रहा है ना, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन मान लो पहले 8 था तो तेरी वेलोसिटी 8 की रेट से बढ़ती थी, अब एक्सेलरेशन दे गया तो तेरी वेलोसिटी 1 की रेट से बढ़ रही है। एक्सेलरेशन कम क्यों हो रहा है, यहाँ बता रहे, देख इधर वेलोसिटी बढ़ रही है, ज्यादा वेलोसिटी तो ज्यादा इंड्यूस ईएमएफ, ज्यादा इंड्यूस तो ज्यादा करंट, और ज्यादा करंट तो अपोजिशन ज्यादा होगा, अपोजिशन ज्यादा होगा तो नेट डाउनवर्ड फोर्स जो नीचे की तरफ था वो कम होगा, और नेट फोर्स कम हो रहा है तो क्या एक्सेलरेशन कम होगा। मैंने लिखा हुआ ना सर, कोई बात में हो तो पूछे। बोलूं मैं, बोलूं, लिखो भाई लिखो, टाइम खत्म हो रहा है यार, 20 मिनट बचे, जल्दी लिखो यार, बोलिए। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड तो तब भी रहेगा ना, मैग्नेटिक तब भी रहेगा, हाँ बोल। फील्डिंग टाइप नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड तब भी रहेगा, को बता, जैसे मान लो कोई इमेजिन कर, जैसे मान लो कोई लंबा सा, जैसे बोरवेल होता है ना, बोरवेल समझते हो, बोरवेल जो होता है वो लंबा सा, मान लीजिए एक टॉर्च अपन जला के, रस्सी है, रस्सी मेरे हाथ में, टॉर्च है, टॉर्च जला के छोड़ दिया तो क्या होगा बता तू। अभी यहाँ लाइट ज्यादा है, टॉर्च नीचे नीचे जाएगा, उसके अंदर बोरवेल के अंदर, तो क्या होगा, जहाँ टॉर्च होगा लाइट ज्यादा होगी, ऊपर में लाइट क्या कम कम होती जाएगी, तो बोल पूरे दौरान फ्लक्स चेंज होता रहेगा ना, पूरे दौरान लाइट में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा, तो उसी तरह से यहाँ पर पूरे दौरान क्या फ्लक्स में चेंज होता रहेगा, वही हमने बोला। तसल्ली से देख लो, सिर्फ मेरे कहने से मत चलो, और कोई भी मन में बात आ रही तो पूछें, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, समझ में आना ही चाहिए, समझ में आना ही चाहिए। कोई कष्ट है किसी को, कुछ पता लग रहा है, क्या है, बी बराबर आई आर, हाँ, नहीं नहीं नहीं, हाँ बी बढ़ रहा है, ऑब्वियसली वोल्टेज ज्यादा ज्यादा था, तो ऑब्वियसली करंट भी ज्यादा, कोई भी सर्किट में आप ज्यादा वोल्टेज लगाए तो करंट ज्यादा बनेगी ना, इसलिए बन रहा है, ठीक है। बढ़ू मैं आगे, अब मैं देखता हूँ कितने लोगों को समझ में आया है, ये सवाल मैंने आपके सामने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, आंसर दीजिए, आंसर चाहिए, सब लिखा हुआ है आपके सामने, यस। एक फ्री फॉलिंग मैग्नेट जो है मेटेलिक लॉन्ग पाइप में गिर रहा है, बोलिए रास्ते भर में एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, डाउन डाउन डाउन, रास्ते भर में वेलोसिटी कांस्टेंट या लगातार बढ़ेगा, फाइनली एक्सेलरेशन बिकम्स जीरो, फाइनली वेलोसिटी बिकम्स मैक्सिमम। ये मानते हैं ना आप लोग, सारी बातें आपके सामने हैं। अब अपनी किताब में इस क्वेश्चन को अलग तरह से पूछा हुआ है, अपनी किताब में क्वेश्चन है, उसमें बोला हुआ है कि मैग्नेट इस तरह पाइप में जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी, बड़े आसानी से पूछा, इसकी वेलोसिटी ऑप्शन इंक्रीजेस डिक्रीजेस कांस्टेंट, ये पूछ रहा है, आराम से सुनना, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी कांस्टेंट रहेगी, हमारा आंसर है कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, कारण समझिए। अगर वो आपसे अच्छे से पूछे कि जाते दौरान वेलोसिटी क्या होगी, तो बोलिए जाते दौरान तो बढ़ेगी, फाइनली कांस्टेंट। लेकिन यार आप मुझे पूछ ही नहीं रहे हो कि जाते दौरान की बात करो कि फाइनल बात करो, तो मैं कहाँ की बताऊं, रास्ते भर की या फाइनल की, इसलिए उस सवाल में क्या जवाब देना है, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी या कांस्टेंट रहेगी। ये अपनी मॉड्यूल में है शायद ऐसा सवाल, शायद, मुझे पता नहीं अच्छे से, तो ये रहेगा, सुन लिया सबने। अगर वो अच्छे से पूछे कि नहीं जाते दौरान क्या होगा और फाइनली क्या होगा वो बता, तो आप अच्छे से बोलिए जाते दौरान लगातार बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, फाइनली हो जाएगी। वो मॉड्यूल में सब पूछ नहीं रहा है कि जाते दौरान का फाइनल का अलग बता, बस बोल रहे क्या होगा, बोलिए मैं कौन सा आंसर दूं, रास्ते भर का या फाइनल, फाइनल आंसर ही कांस्टेंट हो जाएगी, सुन लिया आपने। अब अगर आपको समझ में आ गया तो फिर मैं और पूछूंगा।
अगर मान लीजिए ये मेटल का लॉन्ग पाइप नहीं होता, मान लीजिए लकड़ी का बम्बू होता, अगर ये लकड़ी का बम्बू होता, बोलो बे क्या लगता है, क्या अपोजिशन होता कि नहीं होता? अपोजिशन, अब तुम अपोजिशन नहीं होता, क्या तुम सदैव एम जी से गिरते रहते? हर वक्त एम जी एम जी एम जी, क्या हर वक्त जी 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 से गिरते? तो बोलो क्या वेलोसिटी लगातार जाती? तुम्हें कभी भी वेलोसिटी नहीं मिलती। यहाँ तो क्या हो रहा था तुम्हारा, यहाँ तुम्हारा एक्सीलरेशन लगातार कम 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 हो रहा था। भाई साहब अगर एम जी लगता रहेगा, तुम्हारा एक्सीलरेशन हमेशा सदैव क्या बना रहेगा, जी 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 बना रहेगा, तो तुम्हारे ऊपर एक्सीलरेशन हमेशा बना ही रहेगा। तो बोलो वेलोसिटी टर्मिनल आएगी, आप बढ़ते ही जाएगी बढ़ते ही जाएगी, और हम लोग इसमें लगातार गिरते जाएंगे, और मैक्सिमम वेलोसिटी या टर्मिनल वेलोसिटी कभी नहीं आएगी, क्योंकि वेलोसिटी लगातार बढ़ती ही जाएगी। सहमत है? क्योंकि आप जानते हैं कि अगर ये बम्बू होता है इसमें करंट नहीं आता, और अपोज करने का ठेका किसके पास है? करंट के पास। ये मेटल का पाइप था तो करंट आके अपोज कर रहा था, अगर ये लकड़ी का बम्बू होता तो फिर करंट तो नहीं आता, तो अपोजिशन भी नहीं होता। तो तुम लोग हमें किससे गिरते? एम जी से गिरते, फिर अपन बात कर सकते थे। थोड़ा समझ में आ गया क्या? चल ये सब खत्म। मैं लेंज लॉ की कहानियां खत्म करता हूँ। हम लोगों ने लेंज के बारे में सफिशिएंट प्रैक्टिस कर ली है, अब चीजों को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। शुरू करते हैं। आप जानते हैं हम 2-3 लेक्चर से क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बोलिए इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? क्या फ्लक्स या फ्लक्स? मैंने पढ़ा है ईएमआई कब होगा? जब फ्लक्स इज नॉट कांस्टेंट। ध्यान दीजिए, जो इंडक्शन आजकल हम पढ़ रहे हैं ये भी 3 टाइप का होता है। एक होता है स्टैटिक इंडक्शन, एक होता है डायनेमिक इंडक्शन, और एक होता है पीरियोडिक इंडक्शन। बोले आपने कैटेगराइजेशन किस बेस पे किया है? सुनिए, फ्लक्स मेरे ख्याल से 3 बातों पर डिपेंड करता था, कि ए कॉस थीटा। बी में गड़बड़ करके भी फ्लक्स हो सकता है, ए में गड़बड़ से भी हो सकता है, थीटा में गड़बड़ से भी हो सकता है। तो आपने फ्लक्स में चेंज कौन से माध्यम से लाया था, अकॉर्डिंगली टाइप का नाम आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बी में गड़बड़ करके काम किया है तो बोला जाएगा स्टैटिक इंडक्शन। अगर आपने एरिया में गड़बड़ करके काम किया तो बोला जाएगा डायनेमिक इंडक्शन, और थीटा में गड़बड़ करके काम किया तो बोला जाएगा पीरियोडिक इंडक्शन। तो आइए मैं लिस्ट बना के देता हूँ। ईएमआई, इफ बी नॉट कांस्टेंट, इसको बोला जाएगा स्टैटिक इंडक्शन। ए इज नॉट कांस्टेंट, डायनेमिक इंडक्शन। थीटा इज नॉट कांस्टेंट, पीरियोडिक इंडक्शन। प्लीज ये लिस्ट बनाए। मैंने आज ईएमआई को क्या कर दिया है, कैटेगराइज कर दिया है। इंडक्शन 3 प्रकार, स्टैटिक, डायनेमिक, पीरियोडिक। और कैटेगराइज करने का आधार क्या है कि आपने किया था बी में गड़बड़, ए में गड़बड़ या थीटा में गड़बड़। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, स्टैटिक इंडक्शन फर्दर 2 प्रकार का होता है, सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। स्टैटिक फर्दर 2 तरह का होता है, सेल्फ एंड म्यूचुअल। ठीक है, तो मैंने आपको एक पूरा एक चार्ट बना के दे दिया है, अब हम इसी चार्ट के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। मुझे बताइए पिछले 2-3 क्लास से हम जो पढ़ के आ रहे हैं इंडक्शन, वो कौन सा था, पर्टिकुलर टाइप या मिक्स था? आप देखो ना, मैं जो भी सवाल वाल कर रहा था वो पर्टिकुलर सब मिक्स था, मिक्स था। भाई साहब मिक्स बातें सब हो चुकी हैं, जितना मुझे मिक्स बात करनी सब कर चुके हैं। अब हम मिक्स बात बिल्कुल नहीं करेंगे, अब हम बिल्कुल कैटेगरी वाइज बात करेंगे। बिल्कुल इसी क्रम में मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैं सेल्फ इंडक्शन की पूरी कहानी आपको सुनाऊंगा। आज का बचा हुआ टाइम और अगला पूरा लेक्चर सेल्फ इंडक्शन में चला जाएगा, बहुत डिटेल में बात करनी है। उसके बाद मैं म्यूचुअल पढ़ाऊंगा, उसके बाद में डायनेमिक और पीरियोडिक। इसी क्रम में आगे बढ़ने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं सेल्फ इंडक्शन। बहुत ही आसान टॉपिक, बहुत ही सुंदर टॉपिक, सेल्फ इंडक्शन। अब देखो ना, सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन का बेसिक डिफरेंस बताता हूँ आप लोगों को। एक बार मोटा मोटा डिफरेंस दिमाग में रहना चाहिए कि आप चीजों को अच्छे से पहचान पाए। फिर आ जाए कुछ बात करते हैं, रफ बात करते हैं। एक कोयल ये है और एक कोयल ये है, प्लीज ध्यान दें। 1 और 2 नाम दे दिए इसे। मान लो बच्चे 2 कोयलियां अगल बगल रखी हुई हैं, मुझे बताइए मैं इस कोयल में करंट चलाता हूँ, ये लो I1 चला के, बोलिए कि खुद इस कोयल को होगा कि जरूर होगा? हाँ हाँ याद है कुछ बाम, मैंने इसमें करंट चलाया, इसने माहौल बनाया, बोलिए इसको खुद को फ्लक्स होगा कि होकर ही रहेगा? 5 1 0।
और इसके माहौल की वजह से दूसरा फ्लक्स हो भी सकता है और नहीं भी। तो phi 2 में भी 0 और phi 2 में नॉट भी 0। मानते हैं इस बात को? फिर सुन लीजिए, मैंने करंट केवल कॉइल 1 में चला है, तो उसकी वजह से कॉइल 1 को फ्लक्स जरूर जरूर होगा, कॉइल 2 को फ्लक्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, डिपेंडिंग ऑन ओरिएंटेशन, डिपेंडिंग ऑन एंगल शेंगल। सूटेबल एंगल होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तो मिले कि नहीं मिले, कॉइल 1 को फ्लक्स जरूर मिलेगा। मानते हैं आप इस बात? यस। अब आ जाओ, अगर बच्चों में इस करंट में चेंज करता हूँ, शब्द पकड़े, अगर इस करंट में चेंज करता हूँ तो ऑब्वियसली माहौल बदलेगा, तो माहौल बदलेगा तो इस कॉइल का जो फ्लक्स था तो वो भी बदलेगा। यस। तो फ्लक्स बदलेगा तो इंडक्शन हो जाएगा। अरे तो ये क्या हो गया? इंडक्शन हो गया। इस कॉइल में करंट चेंज कर रहा हूँ और इसी कॉइल में इंडक्शन हो रहा है। सेल्फ। शब्द पे ध्यान दो, मुझे कुछ पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। इस कॉइल में करंट चेंज करने पर इसी में इंडक्शन का हो जाना बोले तो सेल्फ इंडक्शन। बहुत रिलेटेबल नाम है। आइए, इसमें करंट चेंज कर रहा था, अगर उसको फ्लक्स मिला था, अगर उसको फ्लक्स मिला था तो उसका भी तो फ्लक्स चेंज हो। अगर उसको फ्लक्स मिला तो वो फ्लक्स इसी ने तो दिलवाया था, तो अगर इसमें करंट चेंज करने से उसका भी फ्लक्स चेंज होगा तो क्या वहां भी इंडक्शन होगा? अरे करंट चेंज यहां कर रहा हूं और असर वहां हो रहा है, दैट इज सेल्फ या म्यूचुअल। कुछ समझ में आया होगा? देखो कितना आसान है ना। जिस कॉइल में करंट चेंज उसी में इंडक्शन हो जाना, सेल्फ इंडक्शन। करंट चेंज इसमें कर रहे हो और असर उसमें हो रहा है, दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन। यानी यूं समझिए, इधर का असर इधर सेल्फ इंडक्शन, इधर का असर उधर म्यूचुअल इंडक्शन। बात समझ में आ रही है? फिर सुन लें, इधर का असर इधर सेल्फ, इधर का असर उधर म्यूचुअल, उधर का असर इधर म्यूचुअल, उधर का असर उधर। सीधी सी बात है, जिसका असर जिसमें सेल्फ, और इधर का असर उधर या उधर का असर इधर बोले तो म्यूचुअल इंडक्शन। और बताइए, और सुनिए, पहली कॉइल में करंट चलाने पर कॉइल को फ्लक्स जरूर मिलता है। बोलिए, पहली कॉइल का करंट चेंज करें तो इसमें इंडक्शन होगा कि जरूर होगा? क्या मैं एक्सपेरिमेंट दे दूं? किसी कॉइल में करंट चेंज करने पर उसमें सेल्फ इंडक्शन हो सकता है कि जरूर होगा? और पास वाली कॉइल में म्यूचुअल होगा कि हो सकता है? उसको फ्लक्स पहुंचता था तो म्यूचुअल देखने को मिल जाएगा, और आपकी वजह से उसको फ्लक्स ही नहीं होता था, तो बोलिए उसमें म्यूचुअल होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। फाइनल करें? यस। किसी कॉइल में करंट चलाने पर उसमें सेल्फ इंडक्शन जरूर जरूर होता है, और बगल वाले में म्यूचुअल इंडक्शन होगा कि हो सकता है। ये मेरा फाइनल स्टेटमेंट है। कुछ समझ में आया आप लोगों को? यस। ये मैंने आपको टेक्निकली सब बोल दिया, मैं देसी एग्जाम्पल बोलता हूँ, उसको भी समझें। जैसे मान लीजिए अभी आप लोग पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, लाइफ में आप बड़े बड़े को आगे बढ़ेंगे, आप अचीवमेंट करेंगे, जो आप कोई अच्छा काम करेंगे, कोई अचीवमेंट करेंगे तो आपके पेरेंट्स खुश होंगे। सही बात है। तो आपके अच्छा काम करने पे आपके घर वाले खुश हो रहे हैं, ये क्या हो गया? सेल्फ इंडक्शन। ऑब्वियसली आपने अच्छा काम किया तो घर वाले खुश होंगे, सेल्फ इंडक्शन। पता लगा पड़ोसी भी खुश हो रहा है। ये क्या है? ये क्या है? सेल्फ म्यूचुअल। अब मुझे बताएं कि आप, नहीं नहीं सुनो सुनो, ये जो रफ एग्जांपल एकदम परफेक्ट एग्जांपल है, मैं टेक्निकलिटी हर चीज को बहुत प्रिसाइजली से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना? खुश हो सकते हैं, अच्छा लग सकता है आपको, लेकिन टेक्निकली भी समझें। और कोई भी चीज तुकबाजी में नहीं है, अगर मैं कोई एग्जांपल ले रहा हूँ तो परफेक्ट है इसलिए ले पा रहा हूँ, ठीक है? फिर सुने, आपके अच्छा काम करने पे आपके पेरेंट्स का खुश होना, सेल्फ इंडक्शन, और आपने अच्छा किया, कुछ बढ़िया काम किया, पड़ोसी भी खुश हो रहा है, ये क्या हो गया? म्यूचुअल इंडक्शन। मुझे बताइए, पेरेंट्स खुश होंगे कि होकर ही रहेंगे? सेल्फ इंडक्शन होगा कि होकर ही रहेगा? और कुछ होगा कि हो सकता है? म्यूचुअल इंडक्शन होगा कि हो सकता है? क्या बात समझ में आ रही है? सेल्फ इंडक्शन जरूर जरूर होगा, पेरेंट्स जरूर जरूर खुश होंगे, अनकंडीशनली खुश होंगे। और म्यूचुअल हो सकता है और नहीं भी हो सकता, मतलब पड़ोसी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, डिपेंड नहीं हुआ। दोनों फैमिलीज में अगर अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, दोस्ती है, तो वो भी खुशी जाहिर करेंगे, और दोनों कोई जान पहचान नहीं है तो फिर आप सारे तोड़ना, उनको क्या मतलब है? सही बात है कि नहीं है? तो वह बात 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 पक्की हो गई है, पड़ोसी खुश होगा कि हो सकता है। क्लियर लोगों को? चलिए, अब मैं आपको बारी बारी से सुनाऊंगा। पहले किसकी बात करें, पड़ोसी या पेरेंट्स? भाई पेरेंट्स को थोड़ा इंपॉर्टेंस दो भाई। पहले मैं बात करना चाहूंगा पेरेंट्स के बारे में। पहले पेरेंट्स की सारी बात समझ लेते हैं, फिर पड़ोसी की बात भी कर लेंगे। आप लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पहले पेरेंट्स के बारे में बात करते हैं, फिर पड़ोसी की बात भी कर लेंगे। सेल्फ इंडक्शन लिखना चाहिए। when current in a coil changes with time, when current in a coil changes with time and induction takes place, induction takes place in same coil, in same coil। देखो कितनी सुंदर भाषा आ रही है, induction takes place in same, कितनी सुंदर लाइनें आ रही है, देख रहे हैं? फील आ रहा है आप लोगों को? इन सेम coil then it is
self induction, then it is called self induction. ठीक है, एक पॉइंट तो लिख दिया, एक और बात लिखें, एक पॉइंट और बना दें, लिखें कि ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन, ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन coil opposes coil opposes change of current, coil opposes change of current, so it is called, so it is called inertia of electricity. inertia होता है ना मैकेनिक्स टाइप, स्ट्रॉन्ग होता तो होगा inertia, inertia of electricity. मैं सबका जवाब दूंगा, डोंट वरी. इट इज कॉल्ड inertia of electricity. ठीक है, आई थिंक मैंने 2 पॉइंट लिखा है, पहला तो समझ में आई, जिसका असर खुद में जाना, दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन. मुझे बताइए सेल्फ इंडक्शन स्टडी करने के लिए मुझे कितने मेंबर लेने चाहिए? बहुत सारे, एक सिंगल मेंबर. म्यूचुअल पढ़ाने के लिए आई थिंक 2 मेंबर तो होने चाहिए. फिलहाल मैं सेल्फ पे फोकस कर रहा हूँ, 2 मेंबर भूल जाओ, सिंगल मेंबर की बात कर रहे हैं. ठीक है, आइए मैं दूसरा पॉइंट समझाने जा रहा हूँ कि मैंने दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, उसको नोटिस करें. जरा देखिए, मान लो बच्चों ये 3 कोयल मेरे पास है, अलग अलग है, तीनों कोयल है ना, पास में नहीं है, अलग अलग है. मान लीजिए इसमें मैंने आई करंट चलाया है, ये लो इसमें भी आई करंट चलाया है, ये लो इसमें भी आई करंट चलाया है. अब जरा मेरी हेल्प कर दो. यस, बोलिए, क्या तीनों को अपना अपना फ्लक्स मिल रहा होगा? तीनों का अपना अपना क्या चल रहा होगा? डॉट डॉट फ्लक्स मिल रहा होगा. यस. अब मैं आपसे कह रहा हूं, अगर मैं इस कोयल का करंट को कांस्टेंट रखता हूं, मुझे बात बताइए, इसको फ्लक्स है कि नहीं है? है, जरूर है. लेकिन मैं करंट कांस्टेंट रख रहा हूं तो बोलिए फ्लक्स में चेंज नहीं होगा, इसमें इंडक्शन नहीं होगा. बोलिए इंड्यूसमेंट आएगा कि नहीं आएगा? आई इंड्यूस कितना रहेगा बेटे? 0 रहेगा. चलो बच्चों, मैं करंट को मान लीजिए बढ़ाता हूँ, चलो मेरे साथ चलो. इस करंट की वजह से आपको निश्चित रूप से आउटवर्ड फ्लक्स था. अगर आप कह रहे हैं करंट को बढ़ाएंगे तो बोलिए आउटवर्ड फ्लक्स बढ़ेगा. अपना फ्लक्स का मैंने आउटवर्ड की इनवर्ड या क्लॉकवाइज? यस, यानी कि इसमें इंड्यूस करंट जरूर आएगा. इंड्यूस करंट कौन सा आएगा? क्लॉकवाइज आएगा. चलो इधर आओ. अगर मैं इस करंट को कम कर रहा हूँ, इफ करंट को मैं कम कर रहा हूँ, आउटवर्ड फ्लक्स कम होगा बाहर, इंड्यूस करंट कैसा आ जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा. यस. अब आराम ध्यान दें, ये जो मैंने ब्लैक से लिखा है तो सब आपकी क्या है? ओरिजिनल करंट है जो हम लोगों ने चला रखी है. शब्दों पे ध्यान दीजिए. बोलिए इस केस में इंड्यूस करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा. इस केस में इंड्यूस करंट क्लॉकवाइज, क्या इंड्यूस करंट कुछ यूं आएगा? मैं लिख रहा हूँ आई इंड्यूस, तो इंड्यूस करंट यूं आएगा. इस केस में इंड्यूस करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज, क्या इंड्यूस करंट यूं आएगा? तुमने बोला, ठीक है. जरा देखना क्या हो रहा है. जब मैं कोयल में कांस्टेंट करंट चला रहा था तो इंड्यूस करंट नहीं आया, और इंड्यूस करंट तो मेरा अपोज करता. लेंस लेंस, तुम्हारे इंड्यूस करंट नहीं आया, मेरा अपोज हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसका मतलब ये निकला है, किसी कोयल में अगर आप कांस्टेंट करंट चलाएंगे तो कोई भी आपका अपोज अपोज नहीं करता. लेकिन जब मैं करंट को बढ़ा रहा था तो इंड्यूस करंट आके मेरे करंट को कम करने की कोशिश कर रहा है, और जब मैं करंट को कम कर रहा था तो इंड्यूस करंट उसी डायरेक्शन में आके मेरी करंट को क्या बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. अरे ये क्या है कि जब भी मैं करंट को कम या ज्यादा करने की कोशिश कर रहा हूँ तो आप करने दे रहे हो कि आप झगड़ा कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? इंड्यूस करंट आ रहा है और वो क्या कर रहा है? मेरे करंट बढ़ाने का विरोध कर रहा है और मेरे करंट कम होने का विरोध कर रहा है. तो मैं समझ गया, अच्छा मैं समझ गया कि किसी भी कोयल के अंदर क्या टेंडेंसी होती है. कोयल चाहता है कि मैं करंट को कांस्टेंट रखूं, कोयल कह रहा है कि अगर आप करंट को चेंज करोगे तो हम क्या करेंगे? झगड़ा करेंगे, हम इंड्यूस करंट डेवलप कर देंगे जो कि आपको करंट को बढ़ाने का या घटाने का विरोध करेगा. तो मुझे बताइए सेल्फ इंडक्शन प्रॉपर्टी से किसका विरोध हो रहा है? करंट का या करंट चेंज का? शब्द फील करें, वही मजेदार वाली. देखो ना, कांस्टेंट करंट पे तो कोई अपोज करने नहीं आता ना. यस, मेक श्योर कोयल के अंदर करंट का अपोज नहीं होता है, करंट में चेंज का अपोज होता है. अच्छा, इसका मतलब शायद आप चाहते हो मैं करंट कांस्टेंट चलाऊं, तो जब मैं करंट चेंज करने की कोशिश करा तो आप झगड़े पे आ जाते हो. तो कहीं ना कहीं आपके मन में है, आप चाहते हो कि कोयल में कांस्टेंट करंट चले. इज इट इनर्शिया ऑफ करंट? शब्द फील करें. उधर मैकेनिक्स वो बॉडी मोशन में तो मोशन में रहेगी, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, दैट इज इनर्शिया ऑफ पोजीशन, ऐसे बोलते हो ना आप लोग. तो ये क्या हो गया? तुम बोल रहे हो करंट बढ़ाने नहीं दूंगा, तुम बोल रहे हो करंट को कम नहीं करने दूंगा, चाहते क्या हो? करंट को फिक्स रखवाना चाहते हो. इज इट इनर्शिया ऑफ करंट? इज इट इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इसलिए मैंने वो लाइन लिखवाई आपको, पढ़ के देखें और ये फोटो बनाए. पढ़ के देखें और ये फोटो बनाए. लाइन समझ में आ रही हो अब? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है बुक्स के अंदर. विच वन इज द इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? ऑप्शन देगा रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, सेल्फ इंडक्टेंस. आंसर इज सेल्फ इंडक्टेंस. क्वेश्चन है बुक्स में.
तो फिर आज हमें पता लगा है कि हर एक कोयल में, ये सेल्फ इंडक्शन नाम की प्रॉपर्टी किसमें है, कंडक्टर में कि कोयल में? कोयल में। ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी नहीं, किसकी प्रॉपर्टी है? कोयल की प्रॉपर्टी है। आज ही मुझे पता लगा है हर कोयल में सेल्फ इंडक्शन नाम की प्रॉपर्टी होती है। और इस प्रॉपर्टी से होता क्या है, इससे होता क्या है, करंट चेंज का अपोज होता है, करंट का नहीं, करंट चेंज का अपोज होता है, ऐसा मुझे समझ में आया है। अब यह हो गई प्रॉपर्टी। भाई साहब प्रॉपर्टी वगैरह बहुत हुआ, हमें गुणा भाग करने हैं, न्यूमेरिकल करने हैं, तो क्या हमें इस प्रॉपर्टी को न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करनी चाहिए? यस। तो हम इस प्रॉपर्टी को न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करने जा रहे हैं। सेल्फ इंडक्शन को दिखाने वाला न्यूमेरिकल पैरामीटर इज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सिंपली सेल्फ इंडक्टेंस। स्टार्ट करता हूं, सेल्फ इंडक्टेंस। शायद नाम से रिलेट कर पा रहे हैं, कैपिटल सेल्फ इंडक्शन को दिखाने वाला फिगर कौन? सेल्फ इंडक्टेंस। इसको पूरे चैप्टर में कैपिटल एल से शो करेंगे, स्मॉल एल कोई भी नहीं यूज करेगा, सिर्फ कैपिटल एल यूज करना है। आइए इसका आप करते हैं। इन अ कोयल, किसी भी कोयल में फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। मान लीजिए कोई सिंगल कोयल मेरे पास है, अकेली कोयल मेरे पास है, तो उसमें जो करंट डालूंगा तो उसे फ्लक्स बनेगा, ये बनकर ही रहेगा। तो फ्लक्स बनेगा आई थिंक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। करंट नहीं है, फ्लक्स नहीं है। करंट है तो माहौल बनेगा, तो फ्लक्स मिल जाएगा। कम करंट कम फ्लक्स, ज्यादा करंट ज्यादा फ्लक्स। तो मैं अपनी पुरानी नॉलेज से जानता हूँ किसी भी कोयल में जो फ्लक्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा? करंट के होगा। और होगा तो फिर इसको हटा के हम एल आई लिख देना, एल। यहाँ से बच्चों एल का बेसिक फॉर्मूला तैयार, फाई अपॉन आई। फ्लक्स और करंट का रेशियो ले आइए, उसे क्या मिल जाएगा? एल का न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगा। एल तो आज हम फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में हमें करनी चाहिए। बताओ, स्केलर है और ये भी स्केलर है, तो एल को क्या होना चाहिए? स्केलर। यूनिट, फॉर्मूला देखिए, यूनिट बोलिए। हूँ क्या कर रहे हो बे? वेबर पर एम्पियर। नालायकों, वेबर पर एम्पियर। और ये भी यूज होगा हेनरी। हेनरी को कैपिटल एच लिखना, स्मॉल एच कोई नहीं लिखेगा। दोनों ही बराबर से यूज होंगे न्यूमेरिकल में। वेबर पर एम्पियर या हेनरी, ये एल का यूनिट हो जाएगा। फिर से मैं चीजों को कनेक्ट करता हूँ, सुनिए अच्छे से, खूब सारा सुने, खूब समझ में आना चाहिए। मैंने आज आपको क्या बोला कि सेल्फ इंडक्शन पढ़ाऊंगा। मुझे आज अभी भी पता लगा कि हर एक कॉइल के अंदर करंट चेंज का अपोज करने की प्रॉपर्टी होती है, उसका नाम क्या दिया आपने? सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन की वैल्यू बनाने का बेसिक फॉर्मूला क्या निकाल लिया? एल बराबर पाई अपॉन आई। ये हमारी बात हो चुकी है, ठीक है ना? ये थोड़ा साइड में एक जनरल बात करता हूँ आपसे। तुम्हें याद है सर्किट में तीन तरह कंपोनेंट होते हैं, आर सी और एल, आर एल सी। सर्किट में क्या होता है? आर एल सी। कोई भी दुनिया का सर्किट पढ़ के लाओ, तीन ही तो कंपोनेंट, आर या एल या सी। पर हम लोग इनको सर्किट कंपोनेंट बोला करते हैं, लेकिन मैं आपको असली चीज बताता हूँ। हम इनको सर्किट कंपोनेंट बोला करते हैं। अब ये सब प्रॉपर्टीज हैं और सब पढ़ाया जा चुका है, मैं खुल के बात कर सकता हूँ। ये सब प्रॉपर्टीज याद दिलाता हूँ, मेरा ध्यान दीजिए। ईच एंड एवरी कंडक्टर वाज हैविंग प्रॉपर्टी टू अपोज चार्ज फ्लो। दैट प्रॉपर्टी वाज नेम्ड एज रेजिस्टेंस। फिर आपने मुझसे कहा सर प्रॉपर्टी बहुत हुआ, वैल्यू की बात सर आप तो मैंने रेजिस्टेंस को आर से डिनोट और वैल्यू कैसे बनाता था? या वी अपॉन। आगे बढ़िए। ईच एंड एवरी कंडक्टर हैज प्रॉपर्टी टू स्टोर द चार्ज, टू स्टोर द चार्ज। दैट प्रॉपर्टी वाज नेम्ड एज कैपेसिटेंस। आपने कहा सर प्रॉपर्टी तो समझ में आ गई, अपने को गुणा भाग करना है सर, वैल्यू की बात करें अपन, तो मैंने कहा वैल्यू का फॉर्मूला क्या बना लिया? क्यू बाई वी। उसी प्रकार आज मुझे पता लगा है कि ईच एंड एवरी कोइल, शब्द ध्यान दें, कंडक्टर नहीं बोल रहा, ईच एंड एवरी कोइल हैज प्रॉपर्टी टू अपोज द चार्ज, अपोज द चेंज करंट, टू अपोज द करंट चेंज। ईच कोइल हैज प्रॉपर्टी टू अपोज द करंट चेंज। करंट चेंज का अपोज करने की प्रॉपर्टी कोइल में होती है, ऐसा मुझे आज पता लगा। उस प्रॉपर्टी का नाम क्या दिया? सेल्फ इंडक्शन। आपने फिर मुझसे बोला यार प्रॉपर्टी बहुत हुआ भाई, वैल्यू कर, तो मैंने क्या एल की वैल्यू बनाने का फॉर्मूला खोज लिया, दैट इज सिंपली फाई अपॉन आई। अच्छे सीखिए। आप इनका जब न्यूमेरिकल एनालिसिस करते हैं सवालों के अंदर, जब इनका क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, तो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए होती है, इसलिए आप इनको सर्किट कंपोनेंट की तरह डील करते हैं। मगर असल में ये सब कुछ क्या है? प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू अपोज द करंट, resistance. Property of conductor to hold the charge, capacitance. Property of coil to oppose the change of current, that was self induction. और वैल्यू बनाने का बेस्ट तरीका ये होता है। और अगर ये होता है तो इसका मतलब क्या हो गया? अपनी वाली बजी क्या घंटी? वैल्यू बनाने का तरीका क्या हो गया? तुम्हें याद है अगर मैं कभी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू मांगता था तो आपको याद, घुमा फिरा के वी अपॉन आई पे पहुंचते थे। जैसे वी अपॉन आई हाथ में आता था, हम क्या बोलते? हाँ भाई तेरा रेजिस्टेंस आ गया, करते थे कि नहीं करते थे? यस। जब मैंने कैपेसिटर पढ़ाया,
कहीं भी कैपेसिटेंस चाहिए होता तो हम क्या करते थे, Q by V का जुगाड़ करते थे और तुरंत क्या बोलता था, ये पकड़ कैपेसिटेंस आ गया। उसी प्रकार इस चैप्टर में जब जब जिस चीज का आप मुझसे एल की वैल्यू मांगोगे, मैं क्या करूंगा, घुमा फिरा के फ्लक्स और करंट का रेशियो मैनेज कर लूंगा, और जो फ्लक्स और करंट का रेशियो आएगा उठा के बोल दूंगा, ये ले तेरी वाली चीज का सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू ही आ रहा है। सुन रहे हैं आप लोग? जैसे मान लीजिए कोई चीज आपने मेरे को दिया कि बता इस चीज में एल कितना है, तो मैं क्या करूंगा, उस चीज में कोई करंट डाल दूंगा, कोई भी होगा सोलेनोइड जो भी होगा, उसमें कोई ना कोई करंट डाल दूंगा। करंट डालने से क्या माहौल बन जाएगा, माहौल मिलके फ्लक्स मिल सकता है कि मिलेगा, मिलेगा कि मिलकर ही रहेगा। इज इट बाम, इज इट बाम, बाम ऑब्वियसली खुद की वजह से खुद को फ्लक्स जरूर मिलता है। तो तुम्हारी चीज में करंट डाल के उसका फ्लक्स पकड़ लाऊंगा, और मुझे फ्लक्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। मेरे दिमाग में क्या खुरापात चल रही है, फ्लक्स पकड़ लाऊंगा लेकिन फ्लक्स नहीं बनाऊंगा, फाई अपॉन आई की व्यवस्था करूंगा, और जो फिगर फाई अपॉन आई आएगा उसको उठाए क्या बोल दूंगा, ये ले तेरी कोयल का सेल्फ इंडक्टेंस आ गया है। जिस तरह आप वी अपॉन आई मैनेज करके आर लाते थे, जिस तरह आप क्यू बाई वी मैनेज करके सी लाते थे, इस पूरे चैप्टर में मैं फाई अपॉन आई मैनेज कर करके क्या लाऊंगा, लिए एल का वैल्यू लाऊंगा। हम लोग करने वाले हैं। 3 चीजों का एल हमारे सिलेबस में है, एक तो है सर्कुलर कोयल का, एक तो है सोलेनोइड का, और एक तो है टोरॉइड का। 3 चीजें, सर्कुलर कोयल, सोलेनोइड, टोरॉइड, इन चीजों के एल के फॉर्मूला बनाएंगे। अगला पूरा लेक्चर सेल्फ इंडक्शन पे जाने वाला है। थैंक यू। अच्छा, इसमें मैं आपको ना एल की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग भी पढ़ाऊंगा, उसमें वो कोई कौन से काम में आएंगे जो अपना सी की चार्ज डिस्चार्जिंग में थे। मेरी सलाह है आप कैपेसिटर का चार्जिंग डिस्चार्जिंग पढ़ के आए। 10 मिनट लगेंगे मुश्किल से। कितने लोग पढ़ के आ पाएंगे, कितने लोग पढ़ के आ पाएंगे, हाथ ऊपर कर। हाँ शाबाश, वेरी गुड। सब लोगों को एल का सी का चार्जिंग डिस्चार्जिंग पढ़ के आना। थैंक यू।